Good morning, all of you. Today, at the occasion of World Anti-Tobacco Day, उस विश्व तंबाकू निषेध दिवस के उपलक्ष्य पे हमारी संस्था हेल्दी इम्बेलिश लिटरेट पॉजिटिव सोसाइटी और सेंटर फॉर एडोलसेंट हेल्थ एंड डेवलपमेंट क्लिनिक जो एसएस हॉस्पिटल बीएचयू में स्थित है, उसके द्वारा ये वेबिनार का आयोजन किया जा रहा है। और इसमें हमारे साथ स्पीकर के रूप में डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन आईएमएस बीएचयू के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अबू बसर सर हैं और डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री के पीएचडी रिसर्च स्कॉलर अरुण सौरभ कुमार जी हैं। इसके साथ साथ मैं अपना परिचय दे देता हूं। मैं भी डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री में पीएचडी रिसर्च स्कॉलर हूं। मेरा नाम शिव प्रकाश है। इसी के साथ साथ काउंसलर सेंटर फॉर एडोलसेंट हेल्थ क्लिनिक के काउंसलर अरुण जी और आकांक्षा जी हैं। और इसके साथ हमारे हेल्थ सोसाइटी के मोटिवेशनल काउंसलर संजय कुमार सिंह जी उपलब्ध हैं। तो ये कार्यक्रम की आज जो हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं, और हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि हमारे साथ आज डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन के डॉक्टर अबू बसर सर यहाँ पे मौजूद हैं इस कार्यक्रम में। ये हमारे लिए बहुत ही गुड अपॉर्चुनिटी है कि हम उनके साथ टाइम स्पेंड कर पा रहे हैं और इतनी अच्छी बातों को, जो आज जो वेबिनार होगा उसमें उनकी बातों को हम लोग सुन पाएंगे। तो आई वेलकम डॉक्टर अबू बसर सर to present his speech about epidemiology of tobacco use in India and world scenario. Thank you, sir. Very good morning to all of you. Thanks for inviting me for this webinar, and I am especially thankful to Center for Adolescent Health for making me aware that they are arranging this program. So very good morning. I would like to have a PPT presentation so that I can present a whole scenario regarding tobacco use. जो तंबाकू एक महामारी है, जैसे हम अभी कोविड की महामारी से लड़ रहे हैं, उसी तरह से तंबाकू की महामारी से पूरा विश्व और हमारा देश दोनों लड़ रहा है। और हमारे देश और खासकर वैसे देश जो अभी इकोनॉमिकली बहुत डेवलप नहीं है, वहाँ पर ये महामारी ज़्यादा ही खतरनाक रूप में अपना रूप दिखा रही है। इसका असर हमारे स्वास्थ्य के साथ साथ हमारे इकोनॉमिक कंडीशन, जिसको हम कह सकते हैं हमारी आर्थिक स्थिति पर भी काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ता है। हम सोचते हैं कि सिगरेट, बीड़ी या जर्दा या ये आपके जो पान मसाले होते हैं, इनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं होती है। इसकी कॉस्ट हार्डली आपको 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए या मैक्सिमम आपके 50 रुपए एक दिन के खर्च होते हैं अगर कोई रेगुलर यूजर है टोबैको का। बट अगर हम इसका कॉस्ट ओवरऑल ले, ओवर अ पीरियड ऑफ ए मंथ और अ पीरियड ऑफ यू कैन से ईयर, तो ये काफ़ी बड़ा कॉस्ट हो सकता है एक मिडिल क्लास पर्सन और एक पर्सन जो कि गरीबी में रह रहा है उसके लिए। अगर किसी मजदूर की कमाई महीने की 5,000 रुपये है और अगर तंबाकू और पान मसाले में वो 1,000 रुपये खर्च कर दे रहा है, तो वो अपने कमाई का लगभग 20% तंबाकू में खर्च कर देता है, जो कि वो कहीं और भी यूज कर सकता था अपने हेल्थ को, अपने परिवार के स्वास्थ्य के लिए। सब्सटेंस इन टोबैको, इट इज निकोटीन. So nicotine has a tendency to make a person dependent on it. That means a person become addicted to tobacco due to nicotine. That means nicotine is the chemical which causes a person to be you can say addicted to tobacco, but it is itself not harmful. Nicotine एज इट अपने आप में एक हार्मफुल नहीं है, बट वो दिमाग में कुछ रिसेप्टर्स है, वहां जाके वो निकोटिनिक रिसेप्टर्स पे बाइंड करके पर्सन को अपने पे डिपेंडेंट बना देता है। और दैट्स व्हाई वी फील एन अर्ज, पर्सन हु आर डिपेंडेंट टू टोबैको यूज, दैट मीन्स दोज हु आर हैविंग रेगुलर टोबैको यूज, they are not able to live without the use of tobacco. They feel an urge. We call it craving also, although craving is more appropriate term for alcohol.
But in terms of tobacco use also, the person is dependent on tobacco due to the presence of nicotine in the tobacco substance. So World No Tobacco Day is observed annually on 31st May to raise awareness around the world about the dangers of tobacco products, the single largest preventable cause of disability and death. Tobacco is the single largest cause of disability, means it can cause a person ranging diseases from cancers, then chronic obstructive pulmonary diseases, then the person can have chronic lung infections. He can have any organ of the body affected due to tobacco. Tobacco can affect your eyes, tobacco can affect your lungs, tobacco can affect your brain, tobacco can affect your various cancers. So it is the single largest preventable cause. We cannot prevent all cancers. Certain cancers, like some genetic cancers or certain cancers which are related to age, they cannot be prevented. The person have the genetics makeup in his body or in her body, so that he may develop the cancer. But tobacco is the only preventable substance which can cause, you can say, cancer, which are totally preventable. So WHO has selected the day, that is 31st of May, to raise awareness regarding the harmful effect of tobacco. And we all know that today we are doing this webinar on occasion of this. So let's come to introduction. Tobacco plant is native to North and South America's continent since 8,000 years. So initially this tobacco plant, from where it came, so it was found in North and South America, like current US and this Brazil. All these countries have tobacco as its native plant. And the world come to know about tobacco through when Christopher Columbus landed in America in 1492, we all know. And then he found this, the European countries did not know about tobacco before that. But in India, it was also known since antiquity. So that is one brief introduction. Then we can see what are the current scenario. So it is very important to know that all those people who are using tobacco, half of them will be killed by tobacco itself. That means tobacco is the only substance which kills half of its users. Suppose in currently in a population of around 7 billion, the world population is around 7 billion. If everyone is smoking tobacco, then half of them, that is 3.5 million. That means 350 crore people can die from tobacco if everyone is smoking or everyone is using tobacco in any form. So it is the worst, you can say, addiction, because it kills half of its users. That means if someone is smoking and he quits, then he will be totally, you can say, prevented. But if he continues to smoke, then the chance is that out of 2, 1 person will die of tobacco use. So I give you another data that tobacco is currently killing 8 million people each year, only tobacco use. That means 80 lakh people, almost 1 crore people each year are dying due to use of tobacco. And another important data is like that over 80% of the world's 1.3 billion tobacco users live in low and middle income countries. That means currently out of the 7 billion population, around 1.3 billion. That means आपके एक चौथाई से थोड़ा कम, यानी 20% आप कह सकते हैं, 20% लोग अभी टोबैको यूज कर रहे हैं in any form all over the world. और उसमें से 80% लोग लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज में हैं, लाइक इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, एनी साउथ एशियन country or maybe African countries where we call the income level is either low or middle. European countries, Western countries, they are considered high income countries. So it is astonishing, and astonishing means it is surprising to know that 80% लोग जो टोबैको यूज कर रहे हैं वो इन्हीं कंट्रीज में रह रहे हैं जो ऑलरेडी गरीब है या फिर डेवलपिंग कंट्रीज है जिनकी इनकम बहुत ज्यादा नहीं है. And it is the leading cause of death, illness and impoverishment. That means डेथ तो करता ही करता है, बीमारियां करता ही करता है, गरीबी में भी ढकेलता है लोगों को.
अब आप सोचेंगे कि गरीबी में ढकेलने का क्या तरीका है। गरीबी में ढकेलने का ये तरीका है कि जो सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू खरीदने में जो पैसे खर्च हो रहे हैं, उसके अलावे जो बीमारियों में इलाज में जो खर्च होते हैं, अभी का एग्जाम्पल कोविड का आप ले सकते हैं कि कोविड-19 इन्फेक्शन वैसे लोगों में ज्यादा कॉमन है जो कि स्मोकर हैं। दैट मीन्स कि जो ऑलरेडी स्मोक कर रहे हैं या तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट पी रहे हैं, उनके लंग्स ऑलरेडी कमजोर है, तो वो लोग कोविड-19 इन्फेक्शन से अगर अफेक्टेड होंगे तो उनमें वो बीमारी घातक हो सकती है। तो इस तरह से अगर बीमारी के इलाज में जो खर्च होगा उससे आप इम्पोवरिश हो सकते हैं। इम्पोवरिश मतलब आप गरीबी में जा सकते हैं। हमने देखा, अभी न्यूज में भी देखा कि जो लोग कोविड-19 इन्फेक्शन से ग्रसित हुए, बहुत ज्यादा जिनमें सीवियरिटी ज्यादा थी, दोज हु गेट एडमिटेड इन आईसीयू, तो उनमें खर्च 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख तक हुए हैं प्राइवेट सेक्टर्स में। तो इस तरह से ये एक कॉज हो सकता है कि आपने अगर तंबाकू, बीड़ी पीकर अपने लंग्स को कमजोर कर रखा है तो कोविड-19 इन्फेक्शन आप में ज्यादा सीवियर फॉर्म में आ सकता है। And all forms of tobacco are harmful and there is no safe level of exposure. That means कि कोई भी टोबैको का फॉर्म हो, चाहे वो गुल भी करते हैं कई लोग टोबैको का, वो भी हार्मफुल है। ऐसा लोग सोचते हैं कि नहीं, उससे तो हमें फायदा होता है, हमें ताजगी मिलती है, हमें फ्रेशनेस फील होता है, बट वो अल्टीमेटली आपके लिए हार्मफुल होता है लॉन्ग टर्म में। एंड सिगरेट स्मोकिंग इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म। सिगरेट स्मोकिंग अभी भी सबसे कॉमन फॉर्म है टोबैको यूज का ऑल ओवर द वर्ल्ड, बट इंडिया में ये सिचुएशन डिफरेंट हो सकती है। इंडिया में स्मोकलेस फॉर्म ज्यादा कॉमन है एंड स्मोकलेस फॉर्म ऑफ टोबैको कैन कॉज हेड एंड नेक कैंसर, थ्रोट कैंसर, एसोफेजियल कैंसर, जो फूड की पाइप होती है उसका कैंसर भी स्मोकलेस टोबैको, जो आप तंबाकू, खैनी, जर्दा या आप कह सकते हैं पान पराग, इस तरह के जो पुड़िया में मिलते हैं, उससे भी आपके फूड पाइप के कैंसर हो सकते हैं। एंड ओरल कैविटी के कैंसर होते हैं। आपने देखा होगा कई बार कि जो फोटो बने होते हैं आपके सिगरेट के डब्बों पे, या फिर आपने कई जगह दीवारों पे बना देखा होगा, वो आपको एक्चुअली जो ओरल कैविटी का कैंसर होता है, यानी कि लिप, टंग एंड आपके जो माउथ है, माउथ का एरिया है, उसमें जो आपके तंबाकू, बीड़ी, खैनी है, इससे ज्यादा होने के चांसेस होते हैं। तो ये जो स्मोकलेस फॉर्म ऑफ टोबैको है ये भी खतरनाक है, जैसे कि स्मोकिंग है, लाइक ए बीड़ी सिगरेट है। सो दिस इज वर्ल्ड सिनेरियो। Actually, I hope I could have shown you my PPT, but still I am trying to. Children who are engaged in tobacco-related works are especially vulnerable to green tobacco sickness. So there is a disease called green tobacco sickness. जो बच्चे टोबैको उगाने वाले जो परिवार हैं उनमें रहते हैं, वो बच्चे कई बार टोबैको के जो लीव्स होते हैं उसको तोड़ते हैं, तो उससे एक है ना टॉक्सिन निकलता है, जिससे कि जो वेट टोबैको लीव्स होते हैं उनसे उनके हाथों में ग्रीन टोबैको सिकनेस होती है। इट इज ए टाइप ऑफ डर्मेटोलॉजिकल डिसऑर्डर और ये एक खतरनाक बीमारी होती है। अब इंडिया में जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोबैको फॉर्म है, बीड़ी है, सिगरेट है, सिगार है, चुट्टाज है, ढूमती है, पाइप है, हुक्का इज ऑल्सो। हुक्का में भी हमारे गांव के एरिया में देखा गया था और अभी भी कई जगह है, हरियाणा, पंजाब में भी लोग हुक्का काफी पीते हैं, तो उसमें भी टोबैको डाल के पीते हैं, विच इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ टोबैको यूज इन आवर कंट्री। चिलम हो गया, चिलम जो आपने सुना होगा या देखा होगा, जो साधु बाबा लोग होते हैं वो चिलम पीते हैं, उसमें तंबाकू डाल के, कई बार कुछ और भी डाल के पीते हैं, तो वो भी एक फॉर्म है टोबैको यूज का। स्मोकलेस फॉर्म, दैट मीन्स के ये तो आपको जो स्मोकिंग फॉर्म के थे, स्मोकलेस फॉर्म में आपके निकोटीन पैच आते हैं। मिश्री भी एक फॉर्म होता है। गुल, मैंने ऑलरेडी बताया, गुल, लाल दंतमंजन, कई बार लाल दंतमंजन अगर आप देखेंगे उसमें भी टोबैको होता है। मैं कोई पार्टिकुलर कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में नहीं कह रहा हूं, बट कई कंपनीज के प्रोडक्ट में लाल दंतमंजन में भी तंबाकू होता है। तो वैसे तंबाकू वाले जो दंतमंजन है उससे आपको तंबाकू के जो हार्मफुल इफेक्ट है उससे खतरा बिल्कुल रहता है। फिर निकोटीन च्युइंग गम्स हैं, कई सारे च्युइंग गम होते हैं जो कहते हैं कि आपको टोबैको छुड़ाने के लिए दी जाते हैं, लेकिन उसमें भी टोबैको होता है। अब आपको इंडिया में क्या सिचुएशन है, कितने लोग टोबैको यूज कर रहे हैं, उसका एक डेटा मैं देना चाहूंगा। सो 19% ऑफ मेन, 2% ऑफ वुमेन एंड 10% ऑफ ऑल एडल्ट्स।
that means in men it is 19%, in female it is 2% currently smoke tobacco. That means के जो स्मोकिंग फॉर्म ऑफ टोबैको है उसमें इंडिया में लगभग 20% मेल, 100 में 20 लोग अभी भी सिगरेट पीते हैं, सिगरेट, बीड़ी या जो भी स्मोकिंग वाले फॉर्म है। फीमेल्स में ये थोड़ा कम है, अभी भी 2% है, बट ये है। हमारे कल्चर में आप अगर हमारे बनारस या यूपी के कल्चर में देखें तो औरतें सिगरेट नहीं पीती हैं, बट नॉर्थ ईस्ट में अगर आप जाएंगे या फिर दिल्ली या बड़े शहर में जाएंगे तो वहाँ औरतें भी सिगरेट पीती हैं, और कई बार ये चीज़ें ग्रामीण इलाकों में भी देखा गया है, नॉर्थ ईस्ट के रीजन्स में। तो ये 2% यानी कि 100 में से इंडिया में अभी भी 2% औरतें सिगरेट पीती हैं, सिगरेट, बीड़ी या जो भी स्मोकिंग फॉर्म है। उसी तरह से स्मोकलेस टोबैको, जैसे कि आपके तंबाकू चबाना हो गया, खैनी हो गई, उसमें अभी 30% लोग, यानी कि 100 में 30% आदमी स्मोकलेस फॉर्म ऑफ टोबैको यूज कर रहे हैं। वुमेन में ये चीज अब स्मोकिंग फॉर्म से ज्यादा है, इट इज अराउंड 13%, दैट मीन्स 100 में से 13। हमारे आसपास के सिनेरियो, हमारे आसपास के परिदृश्य में भी हमने देखा होगा कि जो लो सोशियो इकोनॉमिक क्लास के वुमेन, मैं किसी को टैबू जैसा नहीं कहना चाह रहा हूँ, बट देखा गया है कि जो लो सोशियो इकोनॉमिक क्लास की औरतें हैं वो तंबाकू चबाने वाली आदत से ग्रसित पाई गई हैं, और ये लगभग 13% है टोटल इंडिया में आउट ऑफ 100 में से 13 औरतें अभी भी किसी तरह का स्मोकलेस फॉर्म ऑफ टोबैको यूज कर रही हैं। और ओवरऑल स्मोकलेस टोबैको यूज का जो प्रिविलेंस है, जो यूज है, वो 22% है ओवरऑल, मेल और फीमेल कंबाइंड। और इसको अगर हम नंबर्स में लें तो ये लगभग 20 करोड़ लोग, यानी कि इंडिया में 20 करोड़ लोग अभी भी किसी तरह से किसी भी फॉर्म में तंबाकू चबा रहे हैं। लगभग 130 करोड़ की आबादी में 20 करोड़ लोग, जो लगभग 22% के आसपास है। ये सर्वे हुआ था 2016-17 में, और इसका नाम था ग्लोबल एडल्ट टोबैको सर्वे। ये एक लार्ज रिप्रेजेंटेटिव सर्वे था सपोर्टेड बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें ये पाया गया कि हिंदुस्तान में जो स्मोकलेस फॉर्म ऑफ टोबैको है वो लगभग 21% है। दैट मीन्स 119 करोड़, 20 करोड़ के आसपास लोग अभी भी किसी भी फॉर्म में तंबाकू चबा रहे हैं, जो कि एक खतरनाक साइन है। हमारे आबादी में अगर 20 करोड़ लोग वैसे हैं जो तंबाकू चबा रहे हैं, और लगभग 10 करोड़ लोग वैसे हैं जो सिगरेट पी रहे हैं, ये दोनों अगर हम मिला दें तो लगभग 27 करोड़ लोग, इंडिया की आबादी का 27 करोड़ लोग किसी भी तरह का तंबाकू इस्तेमाल कर रहे हैं। और अगर 130 करोड़ की आबादी हम ले और 27 करोड़, उसका लगभग हमारा 20% से ज्यादा ही होगा, यानी कि हर 4 में एक आदमी इंडिया में तंबाकू या तो स्मोकिंग फॉर्म में ले रहा है या फिर च्यूएबल फॉर्म में ले रहा है, जो कि एक बहुत ही बड़ा खतरा है। हमारे यहाँ कोई और अल्कोहल को आप ले लो, कोई और सब्सटेंस को ले लो, इतना कॉमन नहीं है जितना कि तंबाकू। ये ऐसा है जैसे कि खाना खाने जैसा है, अगर हर आदमी खाना खाता है तो हर चौथा आदमी तंबाकू का सेवन करता है। और भी हमें पता है कि तंबाकू से कैंसर, हृदय रोग का खतरा भी तंबाकू से बढ़ता है। उसी तरह से एक जो अगर दूसरा कॉमन आप कह सकते हैं कि एक मेजर प्रॉब्लम है सेकंड हैंड स्मोक, यानी कि जिसको हम कह सकते हैं हिंदी में किसी और के द्वारा छोड़ा हुआ धुआं हम कितना कॉमनली लेते हैं। तो ये पाया गया है कि लगभग 38% अडल्ट्स, इसमें मेल फीमेल दोनों हैं, उनको घर में ही सेकंड हैंड स्मोक की एक्सपोजर मजबूरी में लेना पड़ता है। अब ये कैसे होता है कि घर में अगर कोई सदस्य है, मेल है, वो सिगरेट या बीड़ी पीता है, तो उसके घर में जो औरतें हैं उन्हें भी इनडायरेक्टली वो स्मोक लेना पड़ता है, बिकॉज हमेशा वो घर के बाहर जाके नहीं पिएगा, वो घर में बैठ के पीता है। और वो अगर 2 मीटर भी दूर बैठ के पी रहा है तो वो स्मोक आपके फेफड़े के थ्रू आपके अंदर जा सकता है, और वो सेकंड हैंड स्मोक ज्यादा डेंजरस है, जिसको पैसिव स्मोकिंग भी कहते हैं। ये बहुत ही कॉमन है हमारे कंट्री में। हम अगर किसी पब्लिक प्लेस में खड़े हैं, कोई आदमी सिगरेट पी रहा है या बीड़ी पी रहा है, तो हमें ना चाहते हुए भी वो स्मोक लेना पड़ता है। और ये इतना कॉमन है कि हमारे घर में लगभग जितने लोग हैं उसमें से 38% लोग इससे एक्सपोज्ड हैं सेकंड हैंड स्मोक से। उसी तरह से जो लोग घर में ही काम करते हैं,
उनमें भी जैसे कि कोई घर में घरेलू कुटीर उद्योग में काम कर रहा है, या कुछ इंडोर इंडस्ट्रीज होते हैं जहां पर आपको बाहर नहीं जाना पड़ता है, आपको इंडोर रह के ही काम करना पड़ता है, वैसी जगह में 30% अडल्ट को पैसिव स्मोकिंग का एक्सपोजर होता ही होता है। तो ये बहुत ही कॉमन है और बहुत ही खतरनाक है पैसिव स्मोकिंग जो मैं बता रहा था। अगर हम इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स का वो देखें कि किस स्टेट में कितना कॉमन है स्मोकिंग, ये एक चार्ट है जो आई होप आई कुड हैव शोन यू, बट एनी हाउ ड्यू टू सम टेक्निकल इशू आई कुड नॉट शो, बट आई विल जस्ट एक्सप्लेन यू। प्रिवलेंस ऑफ करंट टोबैको स्मोकिंग अमंग स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज अकॉर्डिंग टू द गैट्स इंडिया सर्वे 2016-17। इसकी रिपोर्ट अभी लास्ट टू ईयर आई थी 2019 में। दिस वाज द सेकंड राउंड ऑफ ग्लोबल एडल्ट टोबैको सर्वे। तो इसमें ऐसा पाया गया कि इंडिया में जो सबसे ज्यादा स्मोकिंग जिस स्टेट में कॉमन है वो स्टेट है मिजोरम। मिजोरम एक छोटा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है जहां पर लगभग 34% लोग सिगरेट स्मोकिंग करते हैं। 34-35 लगभग आप मान के चलो 2 में 1 हो गया, 50% 2 में 1 हो गया, और 34-35 लगभग 3 में 1। अगर हम 3 में 1 भी मान ले तो मिजोरम स्टेट में लगभग 3 में 1 आदमी सिगरेट स्मोकिंग कर रहा है। और यूपी का अगर हम सिनेरियो ले, उत्तर प्रदेश का, तो यहाँ स्मोकिंग का जो प्रिविलेंस था 13.5%। 13.5% मतलब लगभग 6 में 1 आदमी यूपी में सिगरेट पी रहा है, जो कि अभी भी बहुत ज्यादा है। यानी कि 100 में आप जोड़ लो, अगर 6 में 1 है तो 100 में लगभग 13 लोग हैं जो सिगरेट पीते हैं। और अगर हम इसी तरह से स्मोकलेस फॉर्म ऑफ टोबैको का देखें, वेरिएशन अक्रॉस द कंट्री, तो इसमें सबसे ज्यादा जो स्टेट है वो है त्रिपुरा, जहां पर स्मोकलेस फॉर्म ऑफ टोबैको यूज हो रहा है। और इसमें अगर हम उत्तर प्रदेश का देखें तो ये लगभग 29% है। तो हमने देखा कि सिगरेट स्मोकिंग कम है उत्तर प्रदेश में, बट आप देख सकते हैं कि स्मोकलेस फॉर्म ऑफ टोबैको लगभग 29.4% है। दैट मीन्स कि 100 में 29 लोग कोई भी स्मोकलेस फॉर्म ऑफ टोबैको यूज कर रहे हैं, जो तंबाकू, खैनी, गुटखा हम कहते हैं। 100 में 29 लोग हैं, यानी कि आपको लगभग 3 में 1 आदमी तंबाकू, गुटखा, खैनी यूज कर रहा है उत्तर प्रदेश के हमारे राज्य में। अगर हम इस सर्वे के अकॉर्डिंग देखें तो ये सर्वे बहुत ही बड़ा सर्वे, बहुत ही वैलिड सर्वे है, जो कि WHO और इंडिया टोबैको इनिशिएटिव के थ्रू हुआ था 2016-17 में। लगभग 3 लाख लोगों का सर्वे किया गया था इसमें, और इसमें सारे स्टेट्स में देखा गया था। और इस मामले में सबसे कम हिमाचल प्रदेश में है, जहां 3.1% है। दैट मीन्स कि वहां 100 में 3 लोग हैं जो किसी भी फॉर्म में स्मोकलेस टोबैको यूज कर रहे हैं। वेयर एज स्मोकिंग का सबसे कम जो प्रिविलेंस था वो महाराष्ट्र में था, जहां पर लगभग 3.8%, यानी कि लगभग 100 में 4 लोग जो स्मोकिंग कर रहे थे। अगर हम इसी को कंबाइन कर लें, इसको कंबाइन करने का मतलब है कि स्मोकलेस और स्मोकिंग दोनों का कंबाइंड प्रिविलेंस हम देखना चाहें तो कंबाइंड प्रिविलेंस आ रहा है हमारे उत्तर प्रदेश राज्य में लगभग ये आ रहा है 35.5%। यानी कि लगभग 100 में 36 लोग या तो सिगरेट पी रहे हैं या तंबाकू चबा रहे हैं, लगभग 2 में 1 आदमी। ये बहुत ही बड़ा नंबर है और हमें सोचना पड़ेगा कि हम इसमें शामिल हैं। अगर हम इसमें शामिल हैं तो ये हमारे लिए एक तरह से हेल्थ वर्कर होने के नाते एक शर्म की बात है, क्योंकि हमें पता है कि सिगरेट बीड़ी की वजह से कितना नुकसान होता है। हमें ना सिर्फ स्वास्थ्य का नुकसान होता है, हमें उससे होने वाली बीमारियां जैसे कैंसर, लंग डिजीज, इन्फेक्शंस, क्रोनिक इन्फेक्शंस जो हो जाते हैं लंग्स के, उससे जो खर्च हमारे परिवार पे आता है। अब सिगरेट या बीड़ी ऐसी चीज है जो एक दिन में असर नहीं दिखाती है। ऐसा माना गया है कि जो लंग कैंसर है, लंग कैंसर मतलब जो फेफड़े का कैंसर है, उसको होने में अगर एक आदमी रोज 10 सिगरेट 20 साल तक पी रहा है तो उसको लंग कैंसर होने का रिस्क 10% बढ़ जाता है, जो एक आदमी जो सिगरेट बीड़ी नहीं पी रहा है। तो ये ओवर द टाइम एक्यूमुलेट होता है, और ये जब हो जाएगा कैंसर एक बार, तो उसके बाद उस पर जो खर्च होना है, उसके बाद जो उसके क्वालिटी ऑफ लाइफ कंप्रोमाइज होनी है, लाइफ लॉन्ग उसको फॉलो अप में रहना होता है, और अल्टीमेटली कई बार डेथ्स भी हो जाती है अनटाइमली। तो इन सब से बचा जा सकता है। सिंपल इंटरवेंशन है कि हम तंबाकू, बीड़ी किसी भी फॉर्म में पीना या उसको यूज करना छोड़ दें। और ये ओवरऑल इट इज 28.6%।
ये जो सर्वे हुआ था ये हुआ था 16-17 में, उस टाइम के हिसाब से लगभग 29% इंडिया के अडल्ट्स या तो बीड़ी सिगरेट पी रहे हैं या कोई भी स्मोकलेस फॉर्म ऑफ टोबैको यूज कर रहे हैं, चाहे वो गुल ही क्यों ना हो, गुल हो, तंबाकू हो, बीड़ी हो, पान मसाला, गुटखा हो। तो ये 100 में 29 लोग इंडिया में मेल और फीमेल कंबाइंड यूज कर रहे हैं टोबैको, जो कि बहुत ही ज्यादा है किसी भी कंट्री के लिए। हमारा जो प्रिविलेंस है किसी भी डेवलप्ड कंट्री से बहुत ज्यादा है। अगर अमेरिका जैसी कंट्रीज में ले तो वहां पर प्रिविलेंस 13% है, यानी कि 100 में 13 लोग ही किसी तरह का टोबैको यूज करते हैं। हमारी कंट्री में ये लगभग डबल है। तो ये एक सोचने की बात है कि हमारे कंट्री में इतना ज्यादा क्यों है। इसके पीछे कई सारे रीजंस हैं। जो कई लोग कहते हैं कि बीड़ी सिगरेट ये तो मतलब हम कभी कभार पीते हैं, रोज नहीं पीते हैं, इससे हमें नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर आप एक सिगरेट या एक बीड़ी भी रोज पी रहे हैं तो इससे आपको ओवर द टाइम जो नुकसान होगा वो कैंसर होने का खतरा बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। तो सबसे WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जो इंटरवेंशन कहा है वो ये कहा है कि आपको कंप्लीट सीजेशन ऑफ स्मोकिंग एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स। मतलब ये है कि अगर आपको एक सिगरेट पीनी पड़ रही है अगर 4-5 दिन में, तो आप पे खतरा बना रहेगा। सबसे बेस्ट इंटरवेंशन है कि कंप्लीट सीजेशन, दैट मीन्स कि आपको कंप्लीटली सिगरेट बीड़ी को छोड़ना ही पड़ेगा, तभी आपको सिगरेट बीड़ी से होने वाले खतरों से आप बच सकते हैं। अब इसमें तरीका है कि छोड़ कैसे सकते हैं। कई लोग कहते हैं कि हम छोड़ना चाहते हैं, हम छोड़ नहीं पाते हैं, इतना आसान नहीं है छोड़ना, हम तो मतलब कोशिश करते हैं। बट आपको मैं एक चीज बता दूं, सिगरेट बीड़ी का जो एडिक्शन है दैट इज साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल मतलब ये है कि अगर आप अपना मेंटल स्ट्रेंथ कह लें या विल पावर है वो स्ट्रांग कर लें तो आप इसको बिल्कुल छोड़ सकते हैं। इसको छोड़ने का एक और तरीका होता है कि निकोटीन पैचेस वगैरह या निकोटीन च्युइंगम्स है, कई लोग वो ट्राई करते हैं, वो भी एक इफेक्टिव तरीका है। लेकिन हमें किसी भी आदमी को ये नहीं कहना है कि आप ठीक है सिगरेट कम कर दो या सिगरेट आप सिगरेट छोड़ के तंबाकू चबाना शुरू कर दो। इससे वो आदमी कभी भी तंबाकू की आदत से दूर नहीं हो पाएगा। उसको पूरी तरह से जब तक के सीजेशन जिसको कहते हैं हम, कंप्लीट एब्स्टिनेंस, कंप्लीटली जब तक वो नहीं छोड़ेगा तब तक वो इस रिस्क से नहीं बच पाएगा। WHO ने एक एम पावर स्ट्रेटजी डिवाइस की है फॉर टोबैको कंट्रोल। एम पावर, एम स्टैंड्स फॉर मोटिवेशन। पर आप पर्सन को मोटिवेट कीजिए, उसको आप बताइए कि आपको ये सिगरेट बीड़ी छोड़ना ही है, इसके छोड़े बिना आप फिर आगे अपना भविष्य अच्छा नहीं बना सकते हैं। फिर पावर, PMPOWER, ये एक 6 स्ट्रेटजी है, उसका शॉर्ट फॉर्म है एम पावर। मैं अगर आई कुड ट्राई टू शो यू दिस एटलीस्ट। सो so this is fact sheet India. I hope this can be seen by everyone. Fact sheet India 2018. Is it visible? Yes sir, yes sir. Yeah, thank you. So WHO का लोगो आप देख सकते हैं, इंडिया का उन्होंने फैक्ट शीट निकाला था 2018 में। So heart diseases and strokes are the commonest ways which tobacco kills people. So कैंसर से उतने लोग नहीं मर रहे हैं जितना कि हार्ट डिजीज एंड स्ट्रोक से मरते हैं ड्यू टू टोबैको यूज। अब आप सोचेंगे कि टोबैको से तो हार्ट डिजीज किसी को तुरंत तो होगा नहीं, बट ये टोबैको इज ए कंट्रीब्यूटरी फैक्टर फॉर हार्ट डिजीजेज, particularly ischemic heart disease, and stroke is another form of this cardiovascular disease. So आप देख सकते हैं कि ये आप डाटा शीट है इनका, इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बताऊंगा। Yeah, so 266.8 million. So this figure, 266.8 million current tobacco users and a substantial number of people exposed to second-hand smoke are at increased risk of cardiovascular disease. इंडिया में लगभग 26 करोड़ लोग करंट टोबैको यूजर्स हैं, बहुत बड़ा नंबर है ये। करंट टोबैको यूज एमंग एडल्ट 15+ एंड अबव। सो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो 3 बार है ये टोटल मेल एंड फीमेल का है, जो ऑलरेडी मैंने डेटा बताया वो सेम ही है यहाँ पर, बट स्टिल यहाँ पर उन्होंने इसको ग्राफ फॉर्म में दिखाया है। सेकंड हैंड स्मोक एट होम, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये जो
आप देख सकते हैं. सो अडल्ट 15+ years, ग्लोबल एडल्ट टोबैको सर्वे 16 to 17. इसमें ऐसा पाया गया कि जो टोटल आबादी है जो कि सेकंड हैंड स्मोक से एक्सपोज हो रही है घर में, वो 38.7% है, जो कि बहुत ही बड़ा है. अगर आप मान के चलो 100 लोग में से 38 लोग ऐसे हैं जो घर में सेकंड हैंड स्मोक ले रहे हैं किसी भी फॉर्म में, और ये एक बहुत ही वैलिड फाइंडिंग है. 100 में 38 लोग अभी भी सेकंड हैंड स्मोक से एक्सपोज्ड हैं, जबकि सेकंड हैंड स्मोक इज समथिंग विच इज पैसिव. कोई आदमी नहीं चाह रहा है स्मोकिंग करना, बट उसको मजबूरी में कराया जा रहा है. मोस्ट पीपल स्टार्ट अर्ली, इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज. दैट इज ओके. And I think that is everything which I told you. So empower strategy, I was saying about this, so I will try to show you that also. So empower strategy is combination of 6 important strategy. First is monitor tobacco use and prevention policies. We have to monitor like how much is the prevalence and how it is going on. Then protect people from tobacco use, that is P. O is for offer help to quit tobacco use. W is for warn about the dangers of tobacco. E is for enforce bans on tobacco advertising, promotion and sponsorship. Because tobacco advertising is an important way in which youths are attracted towards tobacco, particularly smoking. So bans should be there on tobacco advertising, particularly in the you can say public places where tobacco, cigarette and other things are promoted by showing people like this actors, other people are promoting, and it is leading to more you can say smartness and other thing. So this should all be banned, complete ban. Actually this is completely banned, but still it is going on due to poor implementation of this act. And raise, last one is to raise taxes. How you can prevent people from tobacco? By making it more costlier. If you make the things more costlier, people will reduce itself. Suppose I am smoking a cigarette, 5 cigarettes a day, and the cigarette prices starts increasing, and my income is also fixed. I hope no one gets his salary increased in 1 year or 2 years. It takes time. But suppose the government starts taxing tobacco products more vigorously. I give you example. 10 years back, the tax on do you think what is the total tax on tobacco currently? कोई भी tobacco products में अभी tax कितना है? सिगरेट में tax कितना होता है? I'm just asking for your guesses. I'm not saying that you should know it. So सिगरेट में लगभग 70% tax होता है. 70% टैक्स होता है. इसी वजह से सिगरेट आप देखोगे तो कॉमन जो होता है आदमी, वो सिगरेट नहीं पीता है, वो बीड़ी पीता है, क्योंकि उसे पता है कि सिगरेट में टैक्स की वजह से दाम इतना ज्यादा है कि वो इतना फ्रीक्वेंटली उसको नहीं पी पाता है. बट बीड़ी वो उसको इजिली फ्रीक्वेंटली मिल जाती है, और हार्म बीड़ी से ज्यादा है. तो हमें ऐसा सोचना है कि लोगों को कैसे रोके. एक तो तरीका है टैक्सेस, गवर्नमेंट कैन टैक्स, बट टैक्सेस इज नॉट द ओनली सॉल्यूशन. वी हैव टू मेक द पीपल अवेयर. We have to give them help. We have to think the other strategies. जो भी यहाँ काउंसलर्स हैं, जो भी यहाँ पर प्रोफेशनल काउंसलर्स हैं, उनको सोचना है कि वो कैसे कन्विंस करे सामने वाले को टू क्विट टोबैको. और ये बताना जरूरी है कि टोबैको क्विट करने से ही आपको रिस्क कम होगा. ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप सोचोगे कि टोबैको हम कम कर दें तो हमें रिस्क कम हो जाएगा. अल्टीमेटली द गोल शुड बी टू कंप्लीटली क्विटिंग इट. So with these words, I finish my presentation, and I hope it was useful, and I am open to any questions from you regarding tobacco use in our country. Yes, if there is no question, I again ask the moderator to take over. Thank you. Okay, thank you so much, Basar sir. Actually, it was very important to heard about all these things that you have explained in a limited time. आप सभी जितने लोग यहाँ उपलब्ध हैं, अगर आप चाहें तो सर से भी हैं अवेलेबल, आप उनसे क्वेश्चन कर सकते हैं कुछ भी इससे टोबैको यूज से रिलेटेड. I ask one question. हाँ, yes, please.
Sir, I am joining for late, but my question is, यस यस, जैसे या कि प्लीज। आपने सिगरेट के बारे में बात किया था कि आपने कहा है कि सिगरेट पे अगर टैक्स लगा दिया जाए तो उससे लोग कम पिएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है। हम्म क्यों, पीने वाले को मैं देखा हूँ कि हम्म वो एक ही लेकर पीते रहते हैं, टैक्स लगे कुछ भी लगे, अगर उनकी इच्छा हो ना तो वो कुछ भी, चाहे एक सामान 1 रुपए के मिले या 1,000 के। बीड़ी से और सिगरेट से अंतर तो बहुत सारे हैं, लेकिन अपनी हम्म। अपनी च्वाइस है। इसमें ऐसा है ना कि ऐसा देखा गया है कि अगर हमें लोगों का सिगरेट स्मोकिंग कम कराना है, क्योंकि ये देखो जितना ज्यादा नंबर ऑफ सिगरेट्स होंगे उतना ज्यादा रिस्क बढ़ता है। अगर कोई आदमी 10 सिगरेट पी रहा है और उसके पास पैसे लिमिटेड है, अगर उसके पास 20 रुपए हैं और वो पहले 10 सिगरेट खरीद रहा था, अब उसका दाम डबल हो जाएगा तो 5 ही पी पाएगा, तो रिस्क कम होता है इससे। ये इसके पीछे है ओ, स्ट्रेटजी। ओके सर, थैंक यू। एनी अदर? यस सर, एनी मैं अदर पूछना क्वेश्चन? चाहता हूँ कुछ सर। अहमद हाँ रजा हाँ, सर। यस यस प्लीज। सर मेरा ये कहना है कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज ये है कि सर छोड़ने के लिए हमें क्या क्या उनको बताना पड़ेगा, किस तरीके से आप छोड़ सकते हैं। बिल्कुल क्योंकि सर बिल्कुल, उसको उसकी लत की तो बहुत जरूरत है, मतलब उसकी उसको चाहेगा वो, यही मैंने कुछ, तो छोड़ नहीं आई सकता गॉट है योर सर। क्वेश्चन, आई गॉट योर क्वेश्चन। ये अभी मैंने कुछ देर पहले बताया कि छोड़ना इतना मुश्किल नहीं है जितना कि अगर आप कोई ड्रिंकिंग की हैबिट है या किसी को कोई और सब्सटेंस अब्यूज की हैबिट है, तो उसको छोड़ने के 3-4 जो कॉमन तरीके हैं। एक तो उसको चूंकि आदत होती है जिसको चबाने वाले को, कि ही जी नीड टू च्यू, तो उसको आप कह सकते हो कि आप च्युइंगम चबा सकते हैं, ठीक है, अगर वो तंबाकू चबाने की आदत है उसको। और तंबाकू की अगर फिर भी आदत अगर बहुत ज्यादा है तो उसको निकोटीन च्युइंगम्स आते हैं, निकोरेट नाम से आता है, तो वो भी फायदा करती है। बट यस अल्टीमेटली सर। इंपॉर्टेंट ये है कि उसको मोटिवेशन होना चाहिए। कुछ दवाइयां भी होती हैं, वर्नासिलिन इज वन ड्रग विच कैन प्रिवेंट द, यू कैन से, क्रेविंग। वो साइकेट्री में जो डॉक्टर होंगे, साइकेट्रिस्ट, दे कैन प्रिस्क्राइब दैट। बट अल्टीमेटली कॉमन तरीका यही है कि या तो उसको च्युइंगम चबाने के लिए आप कह सकते हो, या फिर उसको निकोटीन का जो निकोरेट्स नाम से आते हैं वो खाएगा, तो ही विल हैव लेस क्रेविंग फॉर स्मोकिंग एंड च्यूइंग टोबैकोस। और एक कॉमन वजह जो होती है सिगरेट, बीड़ी या तंबाकू की, आदमी खाली बैठता है तभी ज्यादा वो ये आदतें करता है। तो उसको बोलो कि आप किसी दूसरे काम में मन लगाओ। अगर आपको खाली हो तो आप अभी तो घूमना चलो पॉसिबल नहीं है, कुछ और कर लो। बट ये है कि एकदम फ्री जब रहेगा आदमी तब उसको सिगरेट की क्रेविंग, जिसको आदत है, मैं कह रहा हूँ, जिसको आदत नहीं है वो तो फिर कभी कभार ओकेजनल स्मोकर है, तो उसको तो हमें समझाना है कि ओकेजनल से आप छोड़ दो। जो एडिक्टेड है, एडिक्टेड मीन्स जो डिपेंडेंट है, एडिक्टेड इज नॉट द करेक्ट वर्ड, जो डिपेंडेंट है, तो उसके लिए ये यस 2-3 सर। तरीके हैं। आई आई थिंक, होप। थैंक यू सर, या आपने जो इतनी अच्छी से एक्सप्लेन किया इस हमारे इस पॉइंट ऑफ व्यू से, जो हमारे यहाँ वर्ल्ड सिनेरियो और इंडिया में जो इसका बहुत ज्यादातर देखा जा रहा है, डेवलपिंग कंट्री जो हमारा इंडिया जैसे और लो इनकम कंट्री अदर जो है, वहाँ पे जो टोबैको यूज डिसऑर्डर्स का, एक्चुअली मैं ये कह रहा था कि डेवलपिंग कंट्री में सर ये बहुत ज्यादा इस समय ये प्रॉब्लम का इशू बन चुका है। और सर ये हमारे कंट्री में अवेयरनेस की बहुत जरूरत है। और इसके लिए सर आपने इतना अच्छे से ये चीजों को एक्सप्लेन किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो हमारे साथ जुड़े हुए जो स्टूडेंट्स हैं और लोग हैं, मुझे लगता है कि उनको बहुत सारी जानकारियां मिली होंगी। और इन्होंने क्वेश्चन भी किया और सर आपने अच्छे से क्वेश्चन का जवाब दिया, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हम लोगों के लिए कि इस तरीके का जो कार्यक्रम होता है उसमें सर आप आए और इतनी अच्छी चीजों से सामान्य तरीके से भी, अगर इजीली कहा जाए तो इजी तरीके से आपने इस पूरे सिनेरियो को प्रेजेंट किया। ये बहुत ही सर अच्छा है सर, थैंक यू सर। और थैंक्स अ लॉट। सर ये मैं 2-3 चीजें कहना चाहूंगा। मैं अभी जो सेंटर ऑफ एडोलेसेंट हेल्थ है इससे अभी 1 महीने या 1.5 महीने से जुड़ा हूँ। और मैं इस सेंटर के माध्यम से जो भी एजुकेशनल, यू कैन से, सेशंस है, अगर मैं फ्री हूँ तो आई एम ऑलवेज रेडी टू टेक। और जो भी इसमें अगर आपको हेल्प रिक्वायर्ड है, आई एम ऑलवेज देयर।
थैंक यू सो मच सर, ये बहुत जरूरी है हम लोगों के लिए। ओके सर, वेलकम। थैंक्स अ लॉट। Next, I would like to call Saurav Kumar sir to explain about the management of tobacco use disorder. थैंक यू सिर्फ। मेरा टॉपिक है साइको सोशल मैनेजमेंट ऑफ टोबैको। तो जैसे कि मतलब अभी डिस्कशन हुआ, सर ने बताया कि जैसे कि मतलब ये कम्युनिटी लेवल पे या सरकार के लेवल पे उसको रोकने के लिए, जैसे कि बताया कि टैक्स को बढ़ाते हैं, टैक्स को बढ़ा सकते हैं। उससे क्या होगा कि अगर उसका दाम अधिक लगेगा, पैसा अधिक लगेगा, तो फिर लोग उतना ऑप्ट नहीं करेंगे, ऑप्शन नहीं लेंगे। दूसरी बात, दूसरी तरह से ये भी होता है कि एक प्रिवेंटिव अप्रोच होता है। प्रिवेंटिव अप्रोच मतलब क्या हुआ कि जैसे आप देखते हैं कि हर एक टोबैको का या नशा का जो है तो उस पर लिखा हो रहता है कि डेंजरस फॉर हेल्थ। तो ये सब क्या है, ये एक तरह से प्रिवेंटिव अप्रोच है। और ये जो है, और जो तीसरी होती है, जैसे कि सर ने बताया कि मीडिया जो होता है कि सामने पब्लिक प्लेस पे उसका ज़्यादा से ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट नहीं होना चाहिए, तो इससे हम कट कर सकते हैं। लेकिन ये तो कम्युनिटी लेवल पे हो गई, चीज़ें हो गई। लेकिन अब ये आता है कि साइको सोशल लेवल पे, क्लिनिकल लेवल पे इसको कैसे मैनेज करें। तो पहली तो चीज होती है कि हमको पैटर्न समझना है कि मतलब ये सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर जो है, टोबैको यूज है, इसमें अल्कोहल आता है, ओपियाइड्स आता है, कैनाबीज आती है, ठीक है, ये सब चीजें होती हैं। तो इसमें पैटर्न क्या है? पैटर्न होता है एक की चार चीजें होती है इसमें। एक एक्यूट इंटॉक्सिकेशन, फिर होता है डिपेंडेंस होता है, फिर विड्रॉल होता है, और हार्मफुल होता है, हार्मफुल यूज। ठीक है, तो एक्यूट इंटॉक्सिकेशन क्या होता है? एक्यूट इंटॉक्सिकेशन इज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ साइकोएक्टिव सब्सटेंस। मतलब किसी तरह का, जैसे टोबैको का यूज कर लिए, अल्कोहल का यूज किए, किसी भी तरह का साइकोएक्टिव सब्सटेंस को ले रहे हैं, तो उससे क्या होता है हमारे, रिजल्टिंग इन डिस्टर्बेंस ऑफ कॉन्शसनेस। कॉन्शसनेस मतलब अगर कोई किसी का नशीला पदार्थ लेता है तो क्या होता है कि जनरल सामान्य भाषा में बोले हम, तो हम बोलते हैं कि नशा की तरह आता है। तो मतलब उस समय क्या होता है, आदमी का चेतन जो होता है, चेतन अवस्था मतलब चेतन जो होता है, मतलब ओरिएंटेशन उसका गड़बड़ होता है, कंफ्यूजन स्टेज में रहता है, उसकी परसेप्शन गड़बड़ होती है, और आसपास क्या सराउंडिंग में हो रहा है उसको उसको ये उसको गेन करने में दिक्कत होती है, जो कि नॉर्मली वो कर पाता है वो चीजें नहीं कर पाता है, और फिर उसके व्यवहार में परिवर्तन होता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? एक्यूट इंटॉक्सिकेशन। जब हम कोई मादक पदार्थ अपने हमारे शरीर में आता है तो वो डिस्कशन कर रहे हैं, तो स्मोकिंग के माध्यम से आया, फिर उसे खैनी के माध्यम से आया। ये सब जो टोबैको प्रोडक्ट्स है, गुल के माध्यम से, और कोई भी टोबैको प्रोडक्ट्स जो स्टेज को हम बोलते हैं एक्यूट इंटॉक्सिकेशन। ठीक है, दूसरा होता है, फिर उसके बाद होता है डिपेंडेंस सिंड्रोम। डिपेंडेंस सिंड्रोम क्या होता है? डिपेंडेंस जो बात करते हैं, डिपेंडेंस मतलब साधारण बात करें कि हमारा जो होता है, हम डिपेंडेंट हो गया, मतलब निर्भर हो गया पूरी तरह से। तो बायोलॉजिकल, ये फिजिकली और साइकोलॉजिकली जो होती है, हम डिपेंडेंट हो जाता है। अगर जो होता है, पहले हम शुरू में यूज करना शुरू करते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे हमारा वो क्वांटिटी बढ़ते जाता है, और वो जो होता है हम डिपेंडेंट हो जाता है, उसके बिना हम रह नहीं पाते। जैसे इसमें होता है स्ट्रॉन्ग अर्ज मतलब क्या हुआ कि तीव्र लालसा, हमको उसको लेने की इच्छा होती है, स्ट्रॉन्ग अर्ज इसको बोलते हैं। ये होता है क्रेविंग। तो क्रेविंग क्या होता है कि क्रेविंग जो होता है, जैसे कि समुद्र में लहर आता है किनारे पे और फिर लौट जाता है,
लहर आता है और लौट जाता है। तो उसी तरह से जो ये अर्ज जो है हमारे में, इच्छा, नशा लेने की इच्छा जो होती है वो आती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारे जीभ पे हम जैसे लेते हैं तो हमारी जो होती है वो लालसा आती है, क्या अब एक अर्ज आने लगता है, इसको हम बोलते हैं इच्छा, तीव्र लालसा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्रेविंग। तो पहला जो डिपेंडेंस में है उसमें होता है क्या, स्ट्रॉन्ग अर्ज होगा, क्रेविंग होगा। डिफिकल्टी इन कंट्रोलिंग सब्सटेंस टेकिंग बिहेवियर, मतलब सब्सटेंस टेकिंग बिहेवियर जो है, व्यवहार जो हमारा नशा लेने का, उसमें हमको कंट्रोल नहीं हो पाता है, नियंत्रण नहीं हो पाता है। और ये कैसे हो जाता है, धीरे धीरे होता है। पहले जो होता है हम कम कम ओकेजनल लेते हैं चीजों को, दो ओकेजनल दोस्त के साथ लिए, मतलब कहीं पार्टी में गए वहां पे ले लिए, लेकिन फिर क्या होता है कि अगर आप इसको कंटिन्यू करते हैं तो ये जो होता है पैटर्न जो होता है वो कंटिन्यूटी बनाते जाता है आगे चल के। और ये क्रेविंग फिर हम क्या होता है कि अपने में नियंत्रण जब नहीं कर पाते हैं तो ये डिफिकल्टी इन कंट्रोलिंग बिहेवियर हो जाता है। फिर एक होता है ए फिजियोलॉजिकल विड्रॉल। विड्रॉल क्या होता है, विड्रॉल सिंड्रोम होता है। विड्रॉल सिंड्रोम क्लस्टर ऑफ सिंड्रोम होता है। सिंड्रोम मतलब सिम्टम्स, मतलब लक्षण होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जब हम ये नशा का पदार्थ अचानक, जैसे बोलते हैं टोबैको का सीसेशन करते हैं, मतलब रोक देते हैं उसको, जैसे अल्कोहल को लेना छोड़ देते हैं, चीजों को हम छोड़ देते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारे बॉडी में और हमको साइकोलॉजिकली और फिजिकली प्रॉब्लम होने लगता है। कभी कभी क्या होता है, वोमिटिंग होना शुरू हो जाता है, नींद में गड़बड़ी होने लगती है, चिड़चिड़ापन होता है, इरिटेबिलिटी होती है, सर में दर्द होता है, रेस्टलेसनेस आता है। और ये डिफरेंट साइको एक्टिव सब्सटेंस का मतलब पे चेंज होते जाता है इसका असर। जैसे अल्कोहल वगैरह, वोमिटिंग, नॉसिया, ये सब चीजें होती है। टोबैको प्रोडक्ट्स में जैसे बताया, हेडेक होता है, एंजाइटी होती है, चिड़चिड़ापन होता है, डिप्रेस्ड मूड होता है। अगर वो पदार्थ हमको नहीं मिले तो, क्योंकि बॉडी हमारा डिमांड कर रहा है, साइकोलॉजिकली हम उस पर डिपेंडेंट हो गए हैं, निर्भर हो गए हैं, और हम जब तक उसको दे नहीं, जैसे इसको इस समान अर्थ में ऐसे मान सकते हैं कि देखिए, जैसे डिहाइड्रेशन होता है बॉडी में, तो बॉडी में क्या होता है कि हमको फ्लूइड चाहिए शरीर में। फ्लूइड में क्या होता है कि बहुत सारा मिनरल्स, जल, पानी और ये सब चीजें होती है। तो गर्मी के दिन में क्या होता है कि जब जब डिहाइड्रेशन होता है तो उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाती है। तो फिर हम जब ORS या नमक, चीनी, पानी उसको डालते हैं तो फिर क्या करता है कि वो रिकवर करने लगता है, वो पदार्थ शरीर में देने लगता है, पदार्थ शरीर में आने लगता है, मिनरल्स आता है, पानी आता है। तो फिर हमको जो थकावट होती है, ऐसा लगता है कि कमजोरी फील होता है, वो सब फिर हम रिकवर होने लगता है। इसी तरह से ये जो डिपेंडेंस, जब विड्रॉल होता है, ये विड्रॉल के लिए जैसे कि होता है कि एक डिटॉक्सिफिकेशन, मतलब कि सीधे जो होता है कि जब सौरभ सर, पेशेंट दिखता है कि कुछ डिटॉक्सिफाइंग दवाएं दी जाए, नाइट्रोक्सान होता है, डाइसल्फाम वगैरह, तो वो जो देते हैं, तो ये चीजें जो है डिपेंडेंस उसको विड्रॉल करते हैं शरीर से, तो शरीर से निकलता है, तो इसको जो होता है विड्रॉल अवस्था होती है, इससे प्रॉब्लम होने लगता है हमको। इसी तरह से एक टॉलरेंस होता है। टॉलरेंस मतलब कि आपका जो होता है, पहले आपका लेने का था, आपको संतुष्टि मिल जाती थी एक सिगरेट में, और फिर आपका जो क्वांटिटी जो बढ़ता गया, 2, 3 ऐसा बढ़ते गया, तो ये टॉलरेंस होता है। और इसके कारण क्या हो जाता है, नेग्लेक्ट ऑफ अल्टरनेटिव प्लीजर, आपको किसी चीज पे ध्यान नहीं रहता, और आपको जब पता है इसका हार्मफुल इफेक्ट है, लीवर खराब होगा, चीजें खराब हो, तब भी हम लेते हैं। तो ये जो चीजें होती हैं इसको डिपेंडेंस बोलते हैं। फिर जब बॉडी डिटॉक्स होता है तो अब हम आते हैं कि इसको सुधार के लिए हम क्या कर सकते हैं। चीजें जो होती हैं, क्रेविंग हो रही हैं, इसके लिए हम आते हैं साइको सोशल मैनेजमेंट।
मैनेजमेंट हम क्या क्लिनिकल लेवल पे कर सकते हैं। तो जैसा कि बताया कि 4D होता है। 4D होता है कि ड्रिंक वाटर, डीप ब्रीथिंग, डिस्ट्रैक्ट, डिले। तो जैसे कि बताया कि जब अर्ज आता है, इच्छा आती है, इच्छा आती है तो हम क्या करते हैं उसको, जैसे बताया कि समुद्र में लहर है, तो लहर जब आता है और फिर पीछे की ओर रिसीड करता है, तो जब आपको इच्छा आती है तो अपने को डिले करना है कि अभी हम नहीं लेंगे, ये नशा नहीं लेंगे, कुछ समय के बाद देखेंगे। ऐसे ही ऐसे कुछ समय के बाद, 1 घंटे के बाद, 4 घंटे के बाद, फिर अगले दिन करेंगे, फिर दूसरे दिन करेंगे। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिले करते हैं। डिस्ट्रैक्ट, ध्यान को हमको भटाना है दूसरी जगह किसी में, मतलब जो कि हमको प्लीजर दे सके, जो इसमें भी प्लीजर प्रिंसिपल पे काम करता है कि हमको आनंद मिलता है, तो वो दूसरा चीज हमको डिस्ट्रैक्ट, जो कि प्लीजर हमको जैसे कि इंटरटेनमेंट, टीवी देखने लगे, कुछ देखने लगे, तो वो सब चीजें कर सकते हैं। फिर डीप ब्रीथिंग, जब आपको इच्छा हो रही है बहुत ज्यादा, तो आप मतलब अलोम विलोम को ले सकते हैं, ऊपर नीचे सांस को कर सकते हैं। फिर पानी, ड्रिंक वाटर, ज्यादा से ज्यादा पानी करेंगे, पिएंगे तो ये लिक्विडिफिकेशन होगा, ओरल ग्रेटिफिकेशन देगा, मतलब ओरली संतुष्ट देगा, क्योंकि हम जो पदार्थ ले रहे हैं वो मुंह में आ रही है, तो वहां पे ओरल स्टिमुलेंट एक्टिवेट होता है, तो वो पानी ज्यादा से ज्यादा लेंगे तो वो शांत करेगा उसे। अब इसी में आते हैं कि हम थेरेपी में क्या क्या हो सकता है, जैसे कि जैसे कि इसमें होता है मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग या मोटिवेशनल इनहेंसमेंट थेरेपी एक होती है, जो कि मिलर एंड रॉलनिक ने दिया था, और इसमें एक स्टेज ऑफ चेंज होते हैं। मतलब स्टेज ऑफ चेंज इसमें होता है प्री कंटेम्पलेशन, कंटेम्पलेशन, प्रिपरेशन, एक्शन और मेंटेनेंस। तो प्री कंटेम्पलेशन क्या होता है, एक ऐसा व्यक्ति जो कि अपने बिहेवियर में चेंज ही नहीं करना चाहता, वो नहीं छोड़ना चाहता, वो मतलब इस बिहेवियर से संतुष्ट है, हम नशा ले रहे हैं तो ले रहे हैं, उसमें उसको कोई मतलब, इस स्टेज में उसको ये जो ले रहा है बिहेवियर, उसमें उसको ज्यादा बेनिफिट महसूस होता है इन कंपैरिजन टू कॉस्ट, जो कि उसको मतलब जो कि उसको लॉस हो रहा है, तब भी उसको ये बिहेवियर को ऑप्ट करने में ज्यादा प्रॉफिट लगता है। दूसरा होता है कॉन्टेम्पलेशन, इसमें व्यक्ति चेंज करता है, चेंज करना चाहता है लेकिन कर नहीं पाता है, तो ये कंफ्यूजन स्टेज में रहता है, इसको बोलते हैं एम्बिवैलेंस, करे कि नहीं करे, करे कि नहीं करे, ठीक है। और प्रिपरेशन, जब आदमी चेंज करना चाहता है तो वो इसको हम बोलते हैं प्रिपरेशन स्टेज, मतलब वो कुछ कर इसके लिए काम करना शुरू कर देता है, जैसे डॉक्टर के पास गया, थेरेपिस्ट के पास गया, दिखाने के लिए, काउंसलिंग के लिए गया, ये चीजें होने लगती है। और फिर एक्शन पीरियड में मतलब वो चला गया, इन्वायरमेंट मॉडिफिकेशन के, दवाई लेने लगा, सब चीजें करने लगा। और फिर मेंटेनेंस, एक मेंटेनेंस स्टेज होता है कि उसमें आपको वो चीजें मेंटेन करनी है, नहीं तो फिर वो रिलैप्स हो जाएगा, फिर से आ जाएगा, वो प्रॉब्लम हो। जो बोलती है वो यही होता है, इसमें डायरेक्टिव क्लाइंट इज अ फॉर्म ऑफ डायरेक्टिव client centered therapy that assist in the resolution of ambivalence present in the client। मतलब कि ये जो कंफ्यूजन है, छोड़े कि नहीं छोड़े, छोड़े कि नहीं छोड़े, इसको लिए ये ताकि सबसे जो प्रॉब्लम होती है, तो इसके लिए हम ये थेरेपी देते हैं, और ये सेशन वाइज चलता है, मतलब एक दिन आया तो इस तरह से नहीं होता है, उसको धीरे धीरे उसका हम जानते हैं रूट कॉज क्या है, क्यों लेना चाह रहा है, प्रॉब्लम कहाँ होती है, अगर छोड़ना चाहता है तो क्या प्रॉब्लम, तो इस तरह से हम एक मोटिवेशनल एनहांसमेंट थेरेपी होती है। दूसरा होता है कॉग्निटिव बिहेवियर ट्रीटमेंट या रिलैप्स प्रिवेंशन प्रोग्राम, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, टीच करते हैं, इनेबल पेशेंट टू कोप विद द सिचुएशन एंड इमोशनल स्टेट्स, रिफ्यूजल स्किल। क्या प्रॉब्लम होता है कि छोड़ना चाह रहे हैं लेकिन हम
अपने बोर्डम है, मतलब हम इमोशन पे डिप्रेस्ड मन है, कभी इमोशन पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे, निगेटिव मूड है, तो उस समय हम क्या करते हैं, ले लेते हैं। फिर किसी से गुस्सा हो गए, तो ये सब जो चीजें हैं इनको हमको जानना है, हमको कोपिंग सीखना है कि किस तरह से हम इसको मैनेज करें। तो इसके लिए हमको कॉग्निटिव बिहेवियरल ट्रीटमेंट होता है। इसी तरह से रिलैप्स प्रिवेंशन ट्रीटमेंट होता है। लैप्स एक बार जब हुआ तब लैप्स हुआ, अगर ले रहा था नशा फिर छोड़ दिया, फिर ले लिया तो वो लैप्स हुआ, लेकिन फिर से बार बार वही चीज कर रहा है, छोड़ देता है फिर लेना शुरू कर देता है, तो उसको रिलैप्स बोलते हैं। तो यहाँ पे रिलैप्स प्रिवेंशन थेरेपी काम होता है। उसमें क्या होता है कि ये यही कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी का ही मतलब एक्सटेंशन है। तो इसमें क्या होता है कि वो चीजों को हम बढ़ाते हैं, हाई रिस्क सिचुएशन को आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे कि उसको गुस्सा आ जाता है तब ले लेता है, उदास रहता है तब ले लेता है, दोस्त लोगों के साथ ले लेता है, फिर ऑफिस में जाता है बॉस कुछ बोल दिया तो वहां पे ले लिया, वर्क का प्रेशर है, काम का प्रेशर है, स्ट्रेस है। तो ये सब चीजें तो सबके लाइफ में स्ट्रेस है, चीजें हैं, लेकिन सब तो नहीं लेते हैं। तो उनको ये चीजें हम बताते हैं कि किस तरह से आप, तो उनको जानना है कि कहाँ पे ये रूट कॉज है, क्यों ले लेते हैं, तो यहाँ पे हम कंट्रोल करना सिखाते हैं। तीसरा एक होता है 12 स्टेप प्रोग्राम या ग्रुप थेरेपी होता है, जिसको यहाँ पे नार्कोटिक एनोनिमस बोलते हैं, नार्कोटिक एनोनिमस या अल्कोहलिक एनोनिमस। तो इसमें क्या होता है कि ऐसे और दूसरे लोग भी जो है कि जो मतलब टोबैको लेते हैं या निकोटीन लेते हैं, उनको एक साथ एक समूह में बस बैठाते हैं, और उनको मतलब उनमें ये होता है कि ये जो है ये बॉब एंड विल्सन का कॉन्सेप्ट दिया जाता है। तो इसमें ये है कि हम जो है स्पिरिचुअल इस पे हम जाते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं अपने तरफ से, जो भी है ईश्वर करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जो ग्रुप जो है जो कि सब सिमिलरिटी होती है, होमोजेनस होता है, मतलब कि वो भी टोबैको ले रहा है, दूसरा भी ले रहा है, तीसरा भी ले रहा है, ऐसे ही 10-15 का ग्रुप बनाते हैं, फिर उनको बैठाते हैं, फिर सब बात एक्सचेंज करते हैं, उन्होंने क्यों चालू किया, दूसरे ने कैसे चालू किया, तीसरे ने। इससे उनमें जो कॉन्फिडेंस लो हो गया कि मैं अकेला नहीं हूँ, दूसरे लोग भी हैं, तो फिर आई एम नॉट यूनिक, दूसरे लोग भी हैं, दूसरे ने बताया कि हमको यहाँ पे प्रॉब्लम होता है, तीसरे ने ये बताया, तो इससे एक्सचेंज होता है, तो फिर इसमें इनमें कॉन्फिडेंस होता है। तो इसको हम 12 स्टेप प्रोग्राम या ये 12 स्टेप में 12 सेशन में होता है, और इसको हम नार्कोटिक एनोनिमस बोलते हैं, क्योंकि ये टोबैको है, इस अल्कोहल वाला रहेगा तो अल्कोहलिक एनोनिमस होता है, ठीक है। तो अब जैसे कि सर ने बताया कि निकोटीन गम, तो ये तो द मेडिसिनल वाला चीज हो गया, तो इसमें जैसे निकोरेट, निकोगम ये सब भी दे के कर सकते हैं कि वो सब्स्टिट्यूट करता है। फिर एक होता है एवर्सिव कंडीशनिंग, एवर्सिव कंडीशनिंग या कोवर्ट सेंसिटाइजेशन। तो एवर्सन क्या हुआ कि मतलब ऐसा पदार्थ दे देना कि उससे उसको कोई भी चीज जो होता है उसको प्लीजर हुआ, रिइंफोर्समेंट हुआ, मतलब उसको फायदा लग रहा है, आनंद दे रहा है, तब वो ले रहा है। तो अगर उस पदार्थ में अगर कुछ ऐसा चीज मिला हुआ है, चीज मिल जाएगा जिससे उसको वोमिटिंग होगी, वो घृणा पर सेशनिंग बोलते हैं या एवर्सन थेरेपी बोलते हैं। इस एक कंटीजेंसी मैनेजमेंट होता है कि मतलब कोई भी चीज अगर हम सुधार कर रहे हैं, थोड़ा सा सुधार करते हैं, तो हम कुछ उसको रिइंफोर्समेंट देते हैं। तो अगर नहीं ले रहा है वो, तो फिर हम टोकन इकोनॉमी होता है, मतलब उसको कुछ ऐसा दे दिए, मॉनेटरी गेन दे दिए, कुछ पैसा दे दिए, कुछ जैसे कि वो इस ग्रुप में है, अल्कोहलिक नार्कोटिक एनोनिमस ग्रुप में है, तो अगर उसने नहीं ले रहा है तो उसका ग्रुप का उसको लीडर बना दिया, तो इससे उसका मोटिवेशन बढ़ता है।
तो ये थेरेपी भी क्लिनिकल लेवल पे काम होता है। और फिर एक होता है फैमिली थेरेपी। फैमिली थेरेपी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि छोड़ देते हैं, नशा छोड़ देते हैं, लेकिन फिर वो जो होता है उसी इन्वायरमेंट में जाते हैं। फिर लोग क्या है कि उस पर एक को डिपेंडेंस होता है, मतलब विश्वास नहीं करते हैं कि वो छोड़ रहा है, तब भी उसको शक के नजर से, नहीं तुम ले रहे हो, तुम्हारा आंख लाल है, तुम नशा लेते हो, अभी भी तुम में इम्प्रूवमेंट नहीं है, सही नहीं है, पैसा तुमने बहुत सारा, मतलब एक एक्सप्रेस्ड इमोशन होता है, उसमें क्रिटिकल कमेंट करना, उसको तुम्हारे कारण हमारा लाइफ चौपट है, ये चीजें। तो इससे क्या होगा, ये निगेटिव कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे भी फैमिली लेवल पे भी काम करना जरूरी है, कि ऐसा सिर्फ नहीं हो कि पेशेंट में ही सिर्फ हम काम करें, फैमिली लेवल पे भी काम करना होता है। तो इसको हम बोलते हैं फैमिली थेरेपी। और कुछ होता है ये कपल थेरेपी होता है, मैरिटल थेरेपी होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे स्टडी में पाया गया है कि अगर पति पत्नी के बीच में जो होती है, उसका भी एसोसिएशन देखा गया है कि अगर उनको सही ढंग से रिलेशनशिप, सही ढंग से थेरेपी सेशन, यहाँ पे भी नशा जो होती है डिक्रीज होती है। तो प्रोसीजर है। तो इतना करके मैं अपना विराम देता हूँ, आगे से। थैंक यू सौरभ सर। आपने इतने अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लेन किया कि कैसे हम लोग तंबाकू का जो जो सेवन कर रहे हैं, जिनको तंबाकू से रिलेटेड बीमारी लत पड़ गई है, जिसे हम लोग अपनी भाषा में, साइकोलॉजिकल भाषा में टबैको यूज डिसऑर्डर कहते हैं, उसका मैनेजमेंट कैसे हम लोग करते हैं अपने डिपार्टमेंट में, साइकेट्रिक सेटिंग में, जब मनोचिकित्सा विभाग में, वहां पे कैसे उसका इलाज होता है, इसके बारे में आपने बहुत ही विस्तार से बताया। और ये बहुत जरूरी भी है कि लोग समझे कि पहले इसका, ये एक बीमारी, ये भी एक मानसिक रोग है जिसे हम लोग कहते हैं, जिसे हम लोग अपनी भाषा में, मनोचिकित्सा की भाषा में नशे की लत पड़ जाना, इसीलिए हम लोग ये डिपेंडेंस टर्म यूज करते हैं, एडिक्शन टर्म यूज करते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि आपने इसको एक्सप्लेन किया। इसी कड़ी में मैं चाहूंगा कि मैं अपनी टॉपिक को आगे रखूं आपके सामने, और बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। और अब मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने लोग अभी तक बने हुए हैं वो कृपया इसमें बने रहें, ताकि हमारा ये वेबिनार एक सक्सेसफुल वेबिनार के रूप में रहे। तो मैं स्टार्ट करता हूं अपना टॉपिक। मेरा टॉपिक ये है कि जो टबैको यूज डिसऑर्डर है, उससे लेने से किस किस प्रकार की समस्याओं का सामना हमें करना पड़ता है। जैसा कि अभी इसके पहले डॉक्टर बसर सर ने, सौरभ सर ने बताया भी कि तरह तरह के टबैको लेने से एक तरफ जहां शारीरिक समस्याएं होती हैं, जैसे उन्होंने बताया कि कैंसर एक बड़ी समस्या है, हार्ट डिजीज एक बड़ी समस्या है, इसके अलावा आप देखेंगे स्ट्रोक होता है, हार्ट अटैक जिसे हम लोग बात में कहते हैं, आप रेस्पिरेशन या लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, अस्थमा जिसे हम लोग कहते हैं, किडनी डिजीज होता है, लिवर फंक्शन डिस्टर्ब होता है, ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो ओवरऑल आप देखेंगे कि फिजिकल प्रॉब्लम भी इसमें ज्यादा गंभीर तौर पे देखे जा रहे हैं। वर्ल्ड सिनेरियो देखा जाए तो टबैको से मरने वालों की संख्या, जैसे सर ने बताया था कि हमारे यहाँ अगर ओवरऑल देखा जाए तो 80 मिलियन लोग इसकी वजह से मर रहे हैं। 80 लाख लोग पूरे वर्ल्ड वाइज अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा लोग इसी से मर रहे हैं। अब मैं यहाँ पे आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा कि यह तो एक शारीरिक समस्या है ही, इससे शारीरिक समस्याएं होती है, उसके अलावा कुछ मानसिक समस्याएं भी स्टार्ट हो जाती है, जिसके बारे में अब यहाँ पे बात करूंगा। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि जो टबैको यूज डिसऑर्डर जिसे हम लोग अपनी भाषा में कह रहे हैं, ये होता क्या है कि जब आप टबैको में जो निकोटीन होता है, एक जो टबैको का मेन उसका नशा का जो तत्व होता है, उसे हम लोग निकोटीन कहते हैं। तो ये निकोटीन क्या करता है, आप जब उसको जिस भी फॉर्म में ले रहे हैं, जैसे सपोज करिए कि अगर कोई अगर स्मोकिंग के थ्रू ले रहा है, तो वो जो गैस के रूप में जा रहा है, ठीक है, वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाता है, लंग्स में जाता है, वहां से वो फिर सीधे हमारे वो जो उसके सब्सटेंस होते हैं निकोटीन के, वो हमारे ब्लड में मिल जाते हैं। अब वो ब्लड से मिल करके सीधे फिर हमारे ब्रेन तक जाता है।
तो होता यह है कि उससे क्या होता है, जो निकोटीन हमारे ब्रेन के जाकर ब्रेन में पहुंचता है, तो एक हमारे जो न्यूरोट्रांसमीटर जिसे हम लोग कहते हैं ब्रेन में, जिसे हम लोग स्पेशली डिफरेंट टाइप के न्यूरोट्रांसमीटर हैं, उनको जाके अफेक्ट करता है। बेसिकली होता यह है कि ये एक स्टिमुलेंट का काम करता है, मतलब उद्दीपक का काम करता है। ये जाता है दिमाग में और बोलता है कि तुम डोपामीन नाम का जो न्यूरोट्रांसमीटर है उसको रिलीज करना बढ़ा दो। तो होता यह कि जब आप नशा करते हैं तो आप देखेंगे कि मजा आता है, जो एंजॉयमेंट फील होती है, तो वो होता है इसी वजह से कि वो डोपामीन को रिसेप्टर जो होता है उससे जब उससे कनेक्ट होता है तो डोपामीन सेक्रेट होने लगता है, उससे आपको एंजॉय फील होने लगता है, आनंद आता है। लेकिन जब उसी के उल्टा अगर देखिए, जब वो दिमाग में उस जो आदत पड़ गई, वो सब्सटेंस पहुंचने लगता है लगातार, और वो धीरे धीरे देखेंगे उससे और भी चीजें होती है। न्यूरोट्रांसमीटर में अगर बात करें तो दूसरे न्यूरोट्रांसमीटर भी इससे अफेक्ट होते हैं, जैसे हम लोग गाबा कहते हैं, सेरोटोनिन कहते हैं। तो ये सारे जो न्यूरोट्रांसमीटर लेवल पे डिस्टरबेंस स्टार्ट होने लगती है। होता यह है कि जो हमारा जो जैविक तरीके से न्यूरोट्रांसमीटर हमारा दिमाग हमारा शरीर बनाता है, वो अब डिपेंडेंट हो जाता है किस पे, निकोटीन पे। आप बाहर से वो जो ले रहे थे उसकी वजह से हमारा दिमाग क्या करता है, वो चीज बनाना बंद कर देता है। तो आप जब नहीं लेते हैं वो नशा का चीज, तो आपको परेशानियां होने लगती है। जैसे सौरव सर ने बताया कि इसमें आपको विड्रॉल होने लगता है, तो डिफरेंट टाइप के विड्रॉल होने, तो जैसे आप देखेंगे घबराहट, बेचैनी, आप देखेंगे चिड़चिड़ापन, गुस्सा, आप उस समय ध्यान नहीं लगा पाते हैं, आपको शरीर में ट्रेमरिंग होने लगती है। ये सब सारे विड्रॉल सिंड्रोम होने लगते हैं उस समय, क्योंकि वो शरीर में जो पहुंचने लगा, शरीर को अब उसकी जरूरत होने लगी। अर्ज जो हम लोग बात कर रहे थे एक्चुअली वही था। तो उससे क्या हुआ कि अब उसको चाहिए, जब तक नहीं देंगे तब तक वो शरीर को प्रॉब्लम होगा। अब इससे क्या हुआ कि आपका जो मनोदशा है वो भी प्रभावित होने लगेगी, आपका व्यवहार प्रभावित होने लगेगा। धीरे धीरे ये इस कदर आप पे हावी होने लगेगा कि आप अपने दैनिक जीवन के जो कार्य कर रहे हैं, जैसे अगर स्टूडेंट है तो पढ़ाई लिखाई करते हैं, तो उस पर फुल फोकस के साथ आप नहीं उसमें आप पढ़ाई कर सकते हैं। कोई जॉब में है तो फुल फोकस के साथ जॉब में नहीं रह सकता जब तक कि वो सब्सटेंस या निकोटीन लेने न लगे। ठीक है, तो धीरे धीरे आपकी प्रोडक्टिविटी, जो आपका जो कार्य क्षमता है, वो भी कम होने लगेगा। धीरे धीरे आप पाएंगे कि जो आप काम पहले एकदम फुल फोकस के साथ आधा एक घंटा लगातार करते थे, अब आपकी वो क्षमता धीरे धीरे कम होने लगी। अब क्षमताएं कम होगी तो आपका परफॉर्मेंस बिगड़ेगा, और परफॉर्मेंस बिगड़ेगा तो आपको हो सकता है जो आप काम कर रहे हैं उसमें आपको असफलता मिले। अब उससे होगा कि आप स्ट्रेस में आएंगे। स्ट्रेस एक बड़ा इशू है जो इससे एसोसिएटेड है, टैबैको यूज डिसऑर्डर से। तनाव बढ़ने के पीछे भी एक बड़ा कारण, जैसे मैंने कहा कि डोपामीन रिलीज होता है तो आपको अच्छा लगता है, लेकिन अगर ये डोपामीन ना रिलीज हो, आप उस समय क्या होगा कि आप जो नशा ले रहे थे वो आपको नहीं मिल रहा है, तो आपको उलझन होने लगेगी, तो आपको एंजॉयमेंट के जहां उल्टा इरिटेशन होने लगेगा, स्ट्रेस होने लगेगा। अब स्ट्रेस होगा तो वो भी आपके पूरे बॉडी फंक्शन को अफेक्ट करेगा, चाहे साइकोलॉजिकल फंक्शन को कहिए, चाहे बॉडी फंक्शन को कहिए, सारे फंक्शन इससे डिस्टर्ब होने लगेंगे। तो स्ट्रेस एक बड़ा कॉमन इशू है, जो देखा गया है कि ज्यादातर जो नशा लेते हैं उनमें स्ट्रेस का लेवल हाई रहता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल पर्सन से। दूसरी तरफ हम लोग की भाषा में हम लोग दूसरी कुछ मनोवैज्ञानिक रोग है जो देखा गया है कि ऐसे लोगों में ज्यादा होता है जो स्मोकिंग और नशे की और जो चीजें लेते हैं निकोटीन के फॉर्म में। जैसे हम लोग अगर अपनी भाषा में इसको एंजाइटी डिसऑर्डर कहते हैं, डिप्रेशन कहते हैं, सिजोफ्रेनिया कहते हैं। बच्चों किशोरावस्था में एडीएचडी, अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ये सब कॉमनली देखा जाता है कि ये जो स्मोकिंग करने वाले बंदे होते हैं, जो लोग होते हैं, उनमें ये प्रॉब्लम मानसिक रोग भी साथ में चलते हैं। जैसे अब सर अभी बता रहे थे कि फिजिकल डिसऑर्डर होते हैं, उसी तरह कुछ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर भी है जो टबैको लेने से आपके साथ साथ उसमें भी वो बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है। जैसे कॉमनली आप देखेंगे ज्यादातर जो टबैको या स्मोकिंग करने वाले लोग होते हैं उनमें एंजाइटी के डिसऑर्डर के चांसेस ज्यादा होते हैं, डिप्रेशन के चांसेस ज्यादा होते हैं। जैसे पिछले वेबिनार में भी मैंने बताया था
कि डिप्रेशन एक बड़ा इश्यू है आज हमारे सोसाइटी के लिए। एंजाइटी डिप्रेशन एक कॉमन डिसऑर्डर है जो हमारे इंडिया में इसका प्रेवलेंस एज कंपेयर टू अदर साइकेट्रिक डिसऑर्डर बहुत ही हाई है। डिप्रेशन के बारे में मैं एक दो सिम्टम अगर आपको बताऊं तो कॉमन सिम्टम जैसे मैंने बताया कि सैडनेस होता है इसमें, उदासी, कंटिन्यूअस आप उदास रहेंगे, आपका फुल फोकस अटेंशन कंसंट्रेशन भी डिस्टर्ब रहेगा, आप होपलेस हेल्पलेस वर्थलेस फील करेंगे, आपका अटेंशन कंसंट्रेशन जब लो होगा तो आपका क्या होगा कि आपका जो काम कर रहे हैं वो भी अफेक्टेड होगा, आप जो मेमोराइजिंग का प्रोसेस है, स्टूडेंट अगर है तो मेमोराइजिंग का जो प्रोसेस है वो भी डिस्टर्ब होगा। आप देखेंगे ज्यादातर लोग बोलते हैं कि मुझे याद नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उनमें ज्यादा होता है जो स्मोकिंग वगैरह कर रहा है। आप देखेंगे इसमें गिल्ट फीलिंग डेवलप होती है, जो नशा लेने लगते हैं तो उनमें गिल्ट फीलिंग, मैं नशा हूँ, समाज में ऐसा मुझे दिखता है, तो उनमें गिल्ट फीलिंग डेवलप होने लगी। धीरे धीरे वो गिल्ट फीलिंग कई बार देखेंगे उनमें हम लोग में साइकेट्रिक भाषा में डिल्यूजनल की बात करते हैं, डिल्यूजन ऑफ गिल्ट को बढ़ाता है, जिससे उनमें सुसाइडल टेंडेंसी डेवलप होती है और धीरे धीरे वो सुसाइड की तरफ बढ़ जाते हैं। तो आप पाएंगे अभी हम लोग की रिसर्च में भी देखा गया है कि जो नशे लेने वाले लोग होते हैं, जो चाहे टैबेको के रूप में ले रहे हो, चाहे एल्कोहल के रूप में, चाहे कोई भी फॉर्म में अगर नशा ले रहे हैं, वो लोग ज्यादा सुसाइड करते हैं एज कम्पेयर टू जो नॉर्मल पर्सन है जिनको ये सब चीजें नहीं लेते हैं। तो ये बहुत ही बड़ी गंभीर बात है। दूसरा एक जैसे मैंने कहा एंजाइटी, जैसे मैंने बताया कि ये न्यूरोट्रांसमीटर को जाके अफेक्ट करता है ब्रेन के, तो एंजाइटी के लिए स्पेशली हम लोग के गाबा एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है, जब वो एक्टिव होता है तो हम एंग्जियस फील करते हैं। इस प्रकार हम लोग ये देखते हैं कि निकोटीन या तंबाकू लेने से हमें तरह तरह के शारीरिक और मानसिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है और धीरे धीरे अगर ये समस्याएं बढ़ती जाती हैं तो व्यक्ति कई बार गंभीर स्थिति तक पहुंचता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। इसी के साथ मैं अपने इस स्पीच को यहीं पे समाप्त करूंगा और आप सभी को थैंक यू बोलता हूं, ये जो आपने मेरे स्पीच को ध्यान से सुना। अब मैं अपने अगले स्पीकर मिस आकांक्षा जी को बुलाना चाहूँगा। अपॉर्चुनिटी एंड आज जो मेरा टॉपिक है टोबैको का जो इफेक्ट है वो किस प्रकार से मासिक धर्म को प्रभावित करता है। तो पहले तो मैं ये बोलूं कि अगर माहवारी देखा जाए तो एक हर एक महिला और हर एक लड़की के जीवन का एक जो होता है ये नॉर्मल प्रोसेस होता है जो कि बहुत ही आवश्यक है उसको एक सामान्य लाइफ जीने के लिए जो प्रेरित करता है और एक महिला होने का जो अधिकार होता है, एक जो सम्मान होता है उसको प्राप्त कराता है। तो ये बहुत ही आवश्यक और एक नेचुरल प्रक्रिया है जो हर एक महिला के जीवन में आता है, जिससे कि हर महिला अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती है। और अब हम देखें तो आजकल जो जनरेशन है उसमें चल रहा है, आजकल की बात नहीं कह सकते, पहले से भी महिलाएं जो गांव में रहने वाली कुछ महिलाएं हैं उनमें शायद जागरूकता की कमी होने के कारण या फिर किसी और के किसी तरह के संगत में रहने के कारण वो जो है टोबैको यूज करना स्टार्ट कर देती हैं। वो एक तरह से इस नशे की आदी हो जाती हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता है कि हम किस तरह के गर्त में जा रहे हैं। तो देखा जाए कि अगर महिलाएं, जब कोई भी महिला इस तरह का कोई भी नशा का सेवन करती है तो उसमें जो मासिक धर्म से संबंधित जो विकार उत्पन्न होते हैं, पहले तो ये कि उनका जो मासिक धर्म है वो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल कह ले उसको, तो उसमें शॉर्टनेस हो जाती है। वो जो है एक बहुत कम समय के लिए हो जाता है, जैसे कि एक अधिक समय के लिए आता है। अगर एक बच्ची है, एक लड़की की बात करें, अगर वो लड़की चाइल्डहुड में अगर लेना स्टार्ट करती है चाहे टोबैको सिगरेट वगैरह जो भी लेना स्टार्ट करती है, तो वो जब उसको एक मेच्योर एज पे पहुंचती है, जब उसकी शादी होती है उस टाइम अगर उसको अब तो वो मैच्योर हो गई है, अब उसको फर्टिलिटी जो है करनी है उसके लिए वो तैयार है, एक गर्भधारण के लिए तैयार है, तो उसमें ये होता है कि जब वो शुरू से अगर नशे की आदी हो चुकी है तो उसको फर्टिलिटी में फर्टिलाइज करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है, वो प्रेगनेंसी कंसीव करने में बहुत सारी दिक्कतों के जो है वो उसको सामना करना पड़ता है। तो ये भी एक बहुत गंभीर विषय है किसी भी लड़की के लिए
क्योंकि हर महिला का सपना होता है कि वो अपनी जिंदगी में माँ शब्द से लाभान्वित हो, उसको माँ कह के पुकारने वाला एक बच्चा उसके जीवन में हो। अगर उसकी जिंदगी से इसी पहलू को काट दिया जाए तो उसके जीवन का जहां तक देखा जाए कोई मूल्य नहीं होता और उसको सामाजिक क्षति का सामना करना पड़ता है। तो ये उन महिलाओं को बहुत ही आवश्यक है कि हम जागरूक करें, वो इसके लिए जागरूक हो कि वो क्या गलतियां कर रही हैं अपने जीवन में। और हम बात करें कि कुछ रिसर्च हुए हैं इसमें, जैसे कुछ अध्ययनों में पाया गया है और हाल ही में एक रिसर्च किया गया है कहीं बाहर देश में, कि क्या आप जानते हैं कि मासिक धर्म के दौरान महिलाओं के अंदर सिगरेट पीने की इच्छा ज्यादा उत्पन्न होती है। हर एक महिला को ऐसा नहीं होता, बस ये जो महिलाएं इसका सेवन पहले से कर रही होती हैं उन्हीं महिलाओं के अंदर ये तीव्र गति से उत्पन्न होता है जब वो माहवारी के पीरियड में चल रही होती हैं। तो ये भी आकांक्षा एक जी बहुत थोड़ा गंभीर विषय है। वीडियो ऑन कर लीजिए। ओके सर। तो अगर हम उस समय में उस महिला को, या जो महिला ऐसा करती हैं, महिलाएं जो ऐसा करती हैं, उस समय में उनकी इन इच्छाओं को दमित कर दें, उन इच्छाओं को अगर रोक दें, तब हम उनकी लत को धीरे धीरे छुड़ा सकते हैं। तो ये भी एक गंभीर समस्या है कि अगर इस तरह से हम उनको उनके ऊपर अंकुश नहीं लगाते हैं तो वो अपने जिंदगी को किस गर्त की तरफ लेके जाती हैं, ये उनके लिए समझना बहुत ही मुश्किल होता है। अब हम बात करते हैं कि हाउ डज स्मोक इफेक्ट माई वेजाइना। अब हम वेजाइनल पार्ट्स के बारे में बात करते हैं कि कैसे जो तंबाकू का सेवन है वो महिलाओं के योनि को प्रभावित करता है। तंबाकू में रसायनों का, तंबाकू जो है वो जो आपके योनि में एक रास्ता बना लेता है, बड़ी ही चतुराई से एक रास्ता बना लेता है, और आपके योनि के अंदर जो बैक्टीरिया है, यानी जो एक जो हेल्थफुल बैक्टीरिया है, उनको जाके नष्ट करके उनमें चेंजेस पैदा कर सकता है, जिसका अर्थ है कि आप त्रस्त बैक्टीरियल वेजेनोसिस के साथ जो प्रॉब्लम है, वो समस्याएं हैं, वो आपकी लाइफ में उत्पन्न हो जाती हैं, और योनि के सूखने का जो जोखिम होता है वो आपके लाइफ में बढ़ जाता है। और देखा जाए तो महिलाओं में सर्वरिक्स कैंसर जो है, बच्चेदानी का जो कैंसर है, बच्चेदानी के मुंह का जो कैंसर जिसको सर्वरिक्स कहते हैं, इस तरह की जो समस्याएं हैं उन सभी का सामना करना पड़ता है। ये अब हम बात करते हैं कि कुछ महिलाएं अगर जिनको हम ये बात बताने जाएंगे तो वो हमसे पूछेंगी कि जो महिलाएं नशा नहीं करती उन्हें भी कैंसर होता है, फिर उन्हें क्यों कैंसर होता है, तो हम तो नशा लेंगे, जब बिना किए हो रहा है तो करके होगा, क्या प्रॉब्लम है। अगर हम देखा जाए तो एक एग्जाम्पल के थ्रू बताना चाहेंगे कि जैसे एक आदमी है, अगर वो बहुत फास्ट ड्राइव कर रहा है या नॉर्मल ड्राइव भी कर रहा है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है, वो गिर जाता है, अगर या तो वो किसी का एक्सीडेंट कर देता है और वो पुलिस के हाथों पकड़ा जाता है, तो तब उससे दो तरह की धाराएं लागू होती हैं। एक तो वो उसने ड्रिंक किया हुआ था, दूसरा उसने एक्सीडेंट किया हुआ है। तो उसी तरह जो ये अगर स्मोकिंग या फिर तंबाकू लेता है, उसके जिंदगी में जो खतरे हैं वो ज्यादा बढ़ जाते हैं। नॉर्मल लोगों के अकॉर्डिंग जो नशा लेता है उसकी जिंदगी में ये खतरा ज्यादा बढ़ जाता है, और इसमें कई तरह के जो कैंसर है उसको भी ये बढ़ावा देता है। ट्यूबरक्लोसिस हो गया, और जो अभी सर ने भी बताया था, बसर सर ने भी आपको इसके पहले बताया था, जो ये हृदयघात का जो खतरा होता है वो बढ़ा देता है, लंग्स में प्रॉब्लम का कॉज होता है, और आपके आईज में भी काफी तरह के प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर सकता है। तो ये इतना स्ट्रॉन्ग है कि ये आपके लाइफ को बहुत आसानी से निगल सकता है। तो इसके लिए हमें, आपको और अपने आसपास रहने वाले लोगों को जागरूक होने की और करने की आवश्यकता है कि वो इस तरह की समस्याओं में ना पड़े। जो हमारी माताएं बहनें हैं उनको हम पहले से ही ये बताएं कि इससे क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं। उनमें प्राइमरी और सेकेंडरी जो इनफर्टिलिटी है, वो मतलब कि वो
बांझपन की शिकार हो सकती हैं। अगर वो नशे का सेवन लगातार करती रहती हैं तो वो अपने लिए और अपने परिवार के लिए इस तरह का जोखिम ना बढ़ाएं, जोखिम ना क्रिएट करें, उसके लिए जागरूक बने और अपने जो इच्छाएं हैं उनको कहीं ना कहीं उन पे कंट्रोल करें। कि जो अगर हम जब जानते हैं कि अगर ये चीजें हमारे लिए इतनी समस्या खड़ी कर सकती हैं तो हम उस चीज को क्यों लें। अगर फिर भी आपको तलब लगती है तो अभी सौरभ सर ने बहुत अच्छे से जो 4D बताया, जो रिलैक्सेशन एक्सरसाइज बताया, जो मैनेजमेंट बताया, उस तरह की चीजों को आप वहां पे जा करके अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज अभी सर ने मेरा इंट्रोडक्शन दिया, मेरा नाम आकांक्षा सिंह है, मैं सर सुंदरलाल BHU हॉस्पिटल में जो OPD नंबर 117 है वहां पे एज अ काउंसलर मैं पोस्टेड हूँ। तो आप हमसे आकर के इस तरह की प्रॉब्लम से रिलेटेड जो भी चीजें हैं हमसे शेयर कर सकते हैं और हम आपको उचित जो भी राय हो सकता है वो आपको देंगे। अदरवाइज जो हमसे हेल्प बन पड़ेगी वो करेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे डिफरेंट टाइप की जो काउंसलिंग की सर्विसेज है वो प्रोवाइड करते हैं लोगों को यहाँ पे, क्योंकि इसमें टाइमिंग का भी एक लिमिटेशन है। तो मैं बहुत ज्यादा अपनी बातों को नहीं खींचते हुए यही कहूंगी कि अगर आप किसी तरह के नशे से अगर एडिक्टेड है या फिर आदी बन चुके हैं तो उससे प्लीज आप मूव ऑन करने का प्रयास करें, क्योंकि ये आपकी जिंदगी को निगल रहा है और इसके लिए आपको अवेयर होने की जरूरत है कि इस चीज से आप किस तरह से बाहर आ सकते हैं। इसके साथ ही मैं अपनी बातों को यहीं पे छोड़ती हूँ। थैंक यू सो मच सर। और किसी को किसी तरह का क्वेश्चन है तो वो मुझसे कर सकता है, क्योंकि अभी बहुत सारी बातें मैं यहाँ पे तुरंत में नहीं रख पाई हूँ, तो आप अपने क्वेश्चन के माध्यम से उसको पूछ सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू आकांक्षा जी। बहुत अच्छी बात रखी कि आपने बताया कि प्रॉब्लम्स क्या क्या तरीके हो। बेसिकली हम लोगों ने बहुत सारी बातें रखी जो, लेकिन फीमेल में जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो उतना हम लोग भी अवेयर नहीं थे। आपने बहुत अच्छे से वो पॉइंट्स रखे जो बहुत जरूरी है। आजकल जो भी हमारे फीमेल्स पार्टिसिपेंट यहाँ पर भी जुड़ी हुई हैं उनको इससे बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन मिला होगा। एक रिक्वेस्ट है संजय सर से। संजय सर ऑनलाइन है? सर रिक्वेस्ट करता हूँ कि 2 मिनट में आप अपने टॉपिक को, जो टॉपिक आपने बताया था उसके कुछ समराइज करते हुए 2 मिनट में प्लीज उसको एक्सप्लेन कर दे, क्योंकि ये थोड़ा सा इशू था, टेक्निकल इशू था। अच्छा, टेक्निकल इशू था। देखिए, जी जो बेसिकली आज मैंने अपने टॉपिक में जो बताया कि आप सेल्फ कैसे अपने आप को मोटिवेट करें और किस तरीके से आप इस स्मोकिंग की आदत को सुधार सकते हैं, उसके लिए कुछ पॉइंट्स मैंने डिस्क्राइब किए, जिसमें है पॉजिटिव थिंकिंग से आप अपने आप को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आप जब तक खुद का भले के लिए नहीं सोचेंगे तब तक दुनिया का कोई भी दूसरा व्यक्ति आपका भला ना सोच सकता है ना ही कर सकता है। दूसरी पॉइंट जो हमने डिस्कस करने के दौरान बताया था कि मेक अ प्लान टू क्विट स्मोकिंग। जब तक आप उसमें प्लान नहीं बनाएंगे तब तक आप किसी भी चीज को स्टेप वाइज फॉलो नहीं कर सकते हैं। तीसरी और चौथी चीज में मैंने डाइट और ड्रिंक्स, कि हम कौन सी डाइट लेते हैं जिसके बाद हमें स्मोकिंग की तलब लगती है, उस पर कंट्रोल करके हम स्मोकिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। चौथी चीज जो मैंने डिस्क्राइब की थी वो थी ड्रिंक, कि हमें चाय के साथ, कॉफी के साथ या कोल्ड ड्रिंक के साथ किन किन चीजों के साथ इसकी तलब लगती है, हमें उन चीजों पे अपने कंट्रोल करना है ताकि इस तलब को हम रोक सके। क्योंकि जब हम इससे रिलेटेड चीजों को कंट्रोल करते हैं तो कंट्रोल पाता है। चौथी के बाद पांचवी पॉइंट को मैंने लिखा था कि हाउ टू मूव फ्रॉम देयर। तो जब मुझे किसी चीज को छोड़ना है तो बेटर है कि हम उन सारे और ऑप्शंस को छोड़ें। दैट मीन्स कि हम हर उस समय पे जिस समय तलब उठती है वहां से मूव ऑन करना, और हम उस ओर बढ़ें जिस ओर बढ़ने पे हम मास की ओर जाएं, ताकि हम उस भीड़ का हिस्सा हो जहां पे हमें स्मोकिंग करने की तलब उठे बट हम कर ना सकें। उसके बाद मेक अ, कहते हैं ना कि संगत से गुण होते, संगत से गुण जा। तो इसलिए हमें अपने संगति में नॉन स्मोकर्स फ्रेंड, नॉन ड्रिंकर्स ऐसी संगति बनानी पड़ेगी, ताकि हम उनके साथ जब अपनी टाइम स्पेंड कर सकें तो हमें उस दौरान ये ना हो कि हमें कोई दूसरा इंसिस्ट करने वाला मिले कि नहीं यार आओ चलो लेते हैं। तो वो वाला ऑप्शन भी हमें डिक्रीज करना है, क्योंकि अक्सर ना चाहते हुए भी कहते ना भैया ये अपने सोहबत से बिगड़ गए, इनकी संग साथ ऐसी थी कि पूछिए मत, पहले बहुत अच्छे थे। वो पहले अच्छे थे और बिगड़ गए। दैट मीन्स कि हमें अपनी संगति को सुधार के रखनी है। कहते ना कि
अपने मुंह को और अपने हाथों को बिजी रखिए। दैट मीन्स कि आप मुंह में कुछ ना कुछ च्यूएबल चीजें चबाते रहिए। सॉफ्ट इत्यादि आती है, माउथ फ्रेशनर्स होते हैं, जो कि हमें किसी दूसरी हैबिट को लेकिन डेवलप भी नहीं करना है कि हमें एक हैबिट छोड़ने के लिए कोई दूसरी हैबिट डेवलप करें, लेकिन कुछ अच्छी चीजों के साथ एक आध इलायची वगैरह हमने अगर मुंह में रखा हुआ है और हम उस टाइम को स्पेंड करते हैं कि नहीं, हमें बचना है। और इसके बाद जो सबसे मेजर पॉइंट मैंने बताया था, डिले एंड एंजॉय, कि आप अपने इस आदत को, आपको लगता है कि मैं यार दिन भर में 10 सिगरेट पी लेता हूँ, तो मुझे अपनी आदत में सुधार करने के लिए हम अपने आप को एक एक घंटे के टाइम पीरियड के अकॉर्डिंगली हम अपने आप को पहले डिले करें एंड एंजॉय दैट कि यार मैंने तो 1 घंटा पास कर दिया, तलब लगी थी लेकिन मैंने कंट्रोल किया, और देन एंजॉय दैट कि यार ये मेरा विल पावर था। तो सेल्फ बिलीफ जब तक आप पैदा नहीं करेंगे और वो करते 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 आप पूरा डे पास कर ले जाएंगे, तो आपको लगेगा यार मैंने पूरा दिन निकाल ले गया, हफ्ता फिर महीना, फिर करते करते आप क्विट कर दीजिए। ये स्लो प्रोसेस है, बट मैक्सिमम लोगों ने इससे अपने आप को रिलीफ पाया है। क्विट तो 1 चांस में होता है, डिसाइड आपको करना है। दैट वाज माय पॉइंट्स। आई थिंक फिर मना तो नहीं कर दिया? नहीं नहीं सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपने एक तो पहली चीज है कि थोड़ा टेक्निकल इशू था मेरे लैपटॉप में, मैं आपसे इसीलिए रिक्वेस्ट किया कि आप प्लीज इसे एक्सप्लेन करें। और एक अच्छी बात यह है कि हमारे साथ जो जुड़े लोग हैं उनको एक बार फिर से मैं रिमाइंड हो गया होगा कि इससे क्या क्या वो अपने लाइफ स्टाइल में किस किस तरीके से इसको दूर कर सकते हैं। और अहमद रजा का क्वेश्चन भी था और उसका ये जवाब भी एक तरीके से मिल चुका होगा कि हम लोग क्या क्या और टेक्निक जो लाइफ स्टाइल में हम लोग यूज कर सकते हैं जिससे कि हम लोग इससे दूर हो सकते हैं। अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण टाइम। हाँ हाँ सर। शिव सर, एक बहुत छोटी सी चीज है कि हमारे यहाँ हमारे सोसाइटी में एक बहुत छोटी सी चीज हम अक्सर पाते हैं कि लोग डिस्कस नहीं करते हैं प्रॉब्लम्स को। लोग क्विट करना चाहते हैं लेकिन अपने आप को सेल्फ मोटिवेट नहीं कर पाते हैं। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। तो हम सब के माध्यम से जितने भी हमारे आसपास इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं, हमें टाइम टू टाइम उन्हें उनके विल पावर को मेमोराइज कराना है, याद दिलाना है कि यार हनुमान जी को भी याद दिलाया गया था उनकी ताकत का, उन्हें नहीं रियलाइज था कि हमारे अंदर कौन सी ताकत है। दैट वी हैव टू डू ऑल, कि भैया आप समय समय पे याद कीजिए। और आपके विल पावर से बड़ा कुछ नहीं है यार। हम लोग छोटे से बचपन में शक्तिमान देखा करते थे, तो उसमें एक स्लोगन आता था, होता है जब आदमी को अपना ज्ञान कहलाता है वो शक्तिमान। तो दैट शक्तिमान कोई और नहीं है, आप खुद बनाओ तो सही यार, क्यों नहीं होगा। नथिंग इज इम्पॉसिबल बिकॉज इम्पॉसिबल इटसेल्फ सेल्स आई एम पॉसिबल। सब पॉसिबल है, बस विल पावर बनाने के लिए संग साथ अपने आसपास इर्द गिर्द हमें वो माहौल क्रिएट करना है जिससे ऑरा क्रिएट हो। थैंक यू सर। और आप सब वेलकम है। आइए हेल्प सोसाइटी के माध्यम से या किसी भी माध्यम से, अपना दोस्त समझिए, फ्रेंड समझिए, बड़ा भाई, छोटा भाई, बच्चा, बेटा, कुछ भी समझ के आइए, पूछिए, सारे प्रॉब्लम का सलूशन एक हद तक तो निकाल के ही देंगे। थैंक यू संजय सर। अब ये बहुत इम्पोर्टेंट टाइम है। अब हम सभी जो अभी तक हमारे साथ लोग जुड़े हैं, मैं पहले तो उनको बहुत बहुत थैंक यू बोलूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि भाई आपने इतना अच्छे से टाइम स्पेंड किया हमारे साथ, इस वेबिनार को सक्सेसफुल बनाया। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है कि हम लोग अपने एक्सपीरियंस को, इस वेबिनार से रिलेटेड जो एक्सपीरियंस हमने गेन किया उसको शेयर करें। इसी के लिए मैं इन्वाइट करूंगा अरुण यादव जी से कि वो इस वेबिनार के बारे में जो आपने एक्सपीरियंस किया सर ने, आपने इसको एक्सप्लेन करें अगर 2 मिनट में, तो बहुत अच्छा रहेगा। अरुण यादव जी अगर उपलब्ध हैं। थैंक यू सर। सर जैसा कि मैं इस वेबिनार में देखा, सबसे पहले बसर सर काफ़ी अच्छे से इंडिया लेवल से लेकर इंटरनेशनल लेवल में क्या क्या समस्याएं आती हैं और इसका प्रेजेंट टाइम में डेटा क्या है उसको बहुत अच्छे से शेयर किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और साथ में आप हो गए सर, और संजय सर हो गए, आकांक्षा जी हो गए, सौरभ सर हो गए, जो कि हमें लग रहा है कि मैक्सिमम टॉपिक को आप लोगों ने कवर किया। जो समस्याएं प्रेजेंट टाइम में आ रही हैं इसको लेकर कैसे उससे हम बच सकते हैं, क्या क्या हमारे साथ समस्याएं हो सकती हैं, उस चीज़ों को इस वेबिनार के माध्यम से लोगों को बहुत ही अच्छे से और बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश किया गया है। तो नो डाउट मुझे लग रहा है कि ये वेबिनार बहुत ही अच्छा रहा और मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों के बीच में जुड़कर
और मैं कुछ चीज़ें जैसे यहाँ पे टोबैको को छोड़ने के लिए संजय सर ने भी बहुत अच्छे से बताया कि जब तक हमारे अंदर हम खुद फैसला नहीं कर लें कि हम इसको नहीं छोड़ सकते, बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। हमें अपने अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि नहीं मुझे ये छोड़ना है, और अपने लक्ष्य को तय करना चाहिए। जब तक हम इस चीज़ों को नहीं करते हैं हम इसको नहीं छोड़ सकते। और आज के मैं देख रहा हूँ कि सबसे पहले ये फैमिली लेवल से स्टार्ट होना चाहिए कि बहुत से आप लोग भी देखे होंगे फैमिली में कि जब भी गुटखा या कोई भी चीज़ यूज करते हैं तो उसमें जो बड़े होते हैं छोटे बच्चों को देते हैं, बहुत आराम से वो मार्केट में जाते हैं और लेने के लिए। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि बच्चों के अंदर जिज्ञासाएं बहुत होती हैं, जिज्ञासा बस अगर उसको टेस्ट कर लिए तो धीरे धीरे क्या होता है कि धीरे धीरे वो आदी हो जाते हैं उस चीज़ को लेने के लिए। तो हमें लग रहा है कि आप जरूर जो भी खा रहे हैं बड़े लोग हैं, लेकिन कम से कम बच्चों को उस चीज़ों से दूर रखें ताकि हमें आने वाली जो हमारी पीढ़ी है उस चीज़ों से बचा जा सके। और आप लोगों ने बहुत अच्छे से बताया इसको कैसे छोड़ा जा सकता है, उसके बारे में टेक्निक्स के बारे में बताया, बहुत अच्छा लगा सर, थैंक यू। थैंक यू अरुण जी। ये बहुत जरूरी है कि देखिए हम लोग जब तक अपने आप को पहले डिसाइड नहीं करेंगे कि हमें करना क्या है, किस प्रकार से हमें एक प्लान बनाना है, कोई भी अगर हम लोग प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं तो उस प्रॉब्लम का सलूशन के लिए एक प्लान बनाना है। और एक सबसे बड़ी चीज है कि हम जो ये कार्यक्रम कर रहे हैं उसमें जो बातें हम लोग को मिल रही है अगर उसको हम अपने अपने उस प्लान में शामिल करते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि हम उससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो ये बहुत जरूरी है। इसके लिए थैंक यू अरुण जी। आप मेरे साथ जो और पार्टिसिपेंट हैं मैं उनसे आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज अपना एक्सपीरियंस शेयर करें इसमें, कम से कम एक दो मिनट, 1 मिनट या 2-4 लाइन में अगर कह सके तो अच्छा रहेगा। देखिए आप लोग जब शेयर करेंगे अपना एक्सपीरियंस तब मुझे लगता है कि हमारा ये जो वेबिनार है सक्सेसफुल होगा तभी, क्योंकि एक्सपीरियंस आप जो कह रहे हैं जो बातें रखेंगे वो हमारे इस वेबिनार को और आगे आने वाली चीजें जो हम लोग कार्यक्रम कराएंगे उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। जी कोई है? प्लीज आप लोग कम से कम बोलिए कुछ, क्योंकि हम लोग तभी फील कर पाएंगे कि आप लोग जो चीजें हम लोग शेयर किए वो आपके लिए हेल्पफुल रहा। यस सर, थैंक अहमद यू आप सर। कुछ बोल रहे हैं? यस सर, थैंक यू सर, जो आपने हम लोगों को नॉलेज दिया है। और बसर सर भी जिस तरीके से हम लोगों को बताया है, संजय सर भी अपने जिस तरीके से बताया कि हमें किस तरीके से लाइफ स्टाइल रखनी चाहिए और किस तरीके से हमको सेल्फ पहले कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हमें छोड़ना है। अरुण सर ने भी इसी पे बात किया है, उसके लिए थैंक यू सर। सर मेरा एक क्वेश्चन था लेकिन मैं उस समय पूछ नहीं पाया, आकांक्षा मैम से भी था। जी जी आकांक्षा जी सुन रही हैं। मैं उसे बाद में पूछ लूं या अभी ही पूछ लूं सर? अभी हाँ बिल्कुल आप अभी पूछिए, बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। मैम मेरा ये क्वेश्चन था कि महिलाओं में इस समय सबसे ज्यादा ब्रेस्ट कैंसर देखे जा रहे हैं, और क्या इसके कारण भी मैम टोबैको है या कोई अन्य कारण है? और क्या इससे बचने के प्रिकॉशन हैं? अपने फैमिली मेंबर को हमें किस तरीके से बताना चाहिए? मेरी छोटी बहनें हैं, मम्मी हैं और भी बहुत सारे रिलेटिव हैं, इस चीज के लिए हमें पहले से कैसे तैयार रहना चाहिए? मेरा ये सर क्वेश्चन था सर। जी जी बिल्कुल। आई थिंक आकांक्षा जी आप सुनती हैं तो इनका अहमद रजा जी का अगर क्वेश्चन आपने सुना है तो कृपया इसके बारे में कुछ बताएं। यस सर। सर अगर हम बात करें, अगर ब्रेस्ट कैंसर की बात कर रहे हैं अहमद, तो अहमद आपको बता दूं कि हालांकि देखिए बताया अभी कि ये डिफरेंट टाइप के जो कैंसर है उसका कॉज होता है, टोबैको जो है उसका कॉज होता है। तो अगर ब्रेस्ट कैंसर की बात आप कर रहे हो तो जब अगर कोई इंसान टोबैको लेता है तो उसमें होता क्या है कि जो आप ब्रेस्ट के जो स्किन होते हैं उसको जो होता है उसको बहुत ज्यादा
लूज कर देता है, टोबैको यूज लूज कर देता है और उसके ऑर्गन्स को क्षतिग्रस्त कर देता है। टोबैको यूज जो ब्रेस्ट के जो ऑर्गन्स होता है उसको भी क्षतिग्रस्त करता है, जो उसके यूं कह लें कि उसके जो शेप होते हैं, उसके साइज होते हैं, जो उसके उसमें भी काफी अलग तरह का जो एक कह लें उसमें बदलाव और लूजनेस लाता है। तो ये इफेक्ट ब्रेस्ट पे जो है वो उस पे पड़ता है। और ये जो बताया हमने कि जो टिश्यूज है उनको भी ये क्षतिग्रस्त कर देता है। हालांकि अगर आप किसी तरह के गलत चीजों का उपयोग कर रहे हैं तो वो तो आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, इसमें नो डाउट है। लेकिन जितना देखा जाए इंटरनली वो अगर आपको इफेक्ट जितना करता है उतना इस पे हम बहुत ज्यादा नहीं कह सकते कि ब्रेस्ट कैंसर का मेन कॉज ही टोबैको है। लेकिन हाँ, ये खतरे बढ़ा देता है, ये है। तो आपको तो उसके लिए रोकना ही है, अपनी बहनों को, अपनी माताओं को उसके लिए उन्हें प्रेरित करना है, रोकना है, समझाना है कि ये बहुत ही ज्यादा इफेक्ट करता है। और इतना मुझे ऐसा लगता है कि इतना इनफ है कि अगर उनकी स्किन को प्रॉब्लम करता है और उनके ऑर्गन्स को, उनके टिश्यूज को अगर क्षतिग्रस्त करता है तो ये भी तो एक बहुत बड़ी बात है उनमें, जो उनके ब्रेस्ट के टिश्यूज को अगर क्षतिग्रस्त करता है तो फिर उसका मुझे नहीं लगता कि कोई बेनिफिट है उनको लेने का टोबैको। तो इसके लिए आप उनको अवेयर कर सकते हैं। थैंक यू आकांक्षा जी। ये एक मैं और ऐड करना चाहूंगा। देखिए, होता यह है कि जो भी आप कोई भी कुछ भी आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, भोजन में जो भी चीज ले रहे हैं, उसके अलावा ये जो अलग से जो नशे की चीजें अगर आप लेते हैं तो उसका हमारे शरीर पे कहीं ना कहीं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से प्रभाव पड़ता है। और जैसा कि अभी मैम ने बताया कि ये स्किन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, टिश्यू रिलेटेड प्रॉब्लम है, जो बॉडी का कोई भी पार्ट है उसको उसमें प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। जैसे कि आप लोग कैंसर के बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो कैंसर बॉडी के कहीं भी किसी भी पार्ट में हो सकता है। लेकिन ज्यादातर देखा गया है कि जो जिस फॉर्म में आप ये आप ले रहे हैं, बेसिकली आप जिस फॉर्म में आप ये अगर आप टैबेको लेते हैं, अगर स्मोकिंग वाला अगर आप ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है ये आपके शरीर के हर अंग तक पहुंच रहा है। चाहे आप उसमें च्युइंग के थ्रू ले रहे हैं तो भी आपके शरीर के अंग थ्रू फूड पाइप तक पहुंच रहा है, बाकी ऑर्गन तक पहुंच रहा है। तो इसका ये मतलब है कि आपके बाकी एरिया में भी वो कहीं ना कहीं अफेक्ट करेगा। और अभी इतना समझ लीजिए कि आप किसी भी फॉर्म में आप अगर इस तरीके का चीज अगर आप ले रहे हैं तो आप उनसे, जो फीमेल्स हैं या मेल है, जो भी पर्सन है, उनको ये भी बताइए कि आप इस तरीके की चीजें ले रहे हैं, ये आपको किस किस तरीके से अफेक्ट कर सकता है और आगे चल के क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। इसके साथ ही ये क्वेश्चन का आई थिंक मुझे लगता है कि आपको जवाब मिल चुका होगा। और कोई क्वेश्चन रखना अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है? जी, कोई भी आप देखिए, आप लोग बोलिए, बहुत जरूरी है, एक दो लाइन बोल सकते हैं। मुझे लगता है कि इतना तो बोल ही सकते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। ये आप एक फ्रेंडली आपका मीटिंग है एक तरीके से हम लोग का। ठीक है, कोई बात नहीं। मैं अपने साथ जो स्पीकर्स है मैं चाहूंगा कि अपना एक्सपीरियंस जरूर ये शेयर करें 1-2 मिनट में। ये आज का आपने कैसा फील किया इस वेबिनार में? जो भी स्पीकर हैं अपना एक्सपीरियंस प्लीज शेयर करें। सौरभ सर, सौरभ सर है? हाँ है। सर आकांक्षा मैम, अगर आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। अभी सौरभ सर हो सकता है ऑनलाइन नहीं है। थैंक यू सो मच सर। और मैं फिर से यही कहना चाहूंगी कि थैंक यू सो मच शिव सर, क्योंकि आपने मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी यहाँ पे बोलने के लिए। आप हम लोगों को हमेशा प्रेरित करते रहते हैं, तो उसके लिए आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद। अदरवाइज मुझे हर बार ऐसा लगता है कि नहीं, मेरा कुछ छूट गया है थोड़ा, तो मैं उसको कोशिश यही करती हूँ कि उसको नेक्स्ट जब हमारा वेबिनार हो उसके लिए मैं उसको रिकवर करूँ, अपने जो टॉपिक है उसको, अपने टॉपिक को फुलफिल करूँ नेक्स्ट वेबिनार में। तो सर ये जो एक एक्सपीरियंस है, एक जो गर्ड्स है अगर कह लें, तो वो सर आपकी वजह से आती है, एक प्रेरणा मिलती है।
तो ये वेबिनार बहुत ही अच्छा था सर, और कुछ चीजें इसमें हम लोगों कुछ क्या सर, बहुत कुछ आज मैंने सीखा और जाना बसर सर के स्पीच से, सौरभ सर के स्पीच से, और संजय सर के स्पीच से, और स्पेशली सर आपके भी स्पीच से। तो बहुत कुछ सीखने को मिला। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू आकांक्षा जी। मेरे साथ सौरभ जी हैं और मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। सौरभ सर। हेलो। हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ आवाज आ हाँ। रही है सर। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आज जो ये प्लेटफॉर्म में एक्सटेंशन हुआ, आज जो सर असिस्टेंट प्रोफेसर कम्युनिटी मेडिसिन सर ने बहुत ही ज्ञानवर्धन किया, अच्छी अच्छी बातें बताई, नॉलेज बढ़ाया। तो ये प्लेटफॉर्म अगर मिलता है तो फायदा ही हो रहा है, ग्रोथ ही हो रहा है। अ, और चाहूंगा कि आगे भी ऐसे ऐसे जो एक्सपर्ट हैं अगर जुड़ेंगे तो अच्छा रहेगा। थैंक यू सौरभ सर। ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे साथ जब थोड़ा सा सीनियर लोग जब जुड़ते हैं, प्रॉब्लम या चीजों को शेयर करते हैं, हमारे प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश करते हैं, और इतना अच्छे से उन्होंने इतना थोड़ा लंबी स्पीच थी, और लेकिन उस लंबी स्पीच में उतने सारे इनपुट उन्होंने दिया कि मुझे लगता है कि वो भी हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहे हैं। और अगर हम लोग ध्यान दें तो उनके बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स थे जो अभी तक मुझे खुद नहीं पता थे एज ए रिसर्च स्कॉलर होने के नाते। लेकिन बहुत ही उसके लिए मैं थैंक यू कहूंगा अबू बसर सर को कि उन्होंने इतनी अच्छे से स्पीच दिया। उसका मुझे और मेरे और साथ जो जुड़े लोग हैं उनको बेनिफिट मिला होगा। आई थिंक संजय सर अवेलेबल हैं। सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कम से कम 1 मिनट अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। सर नो डाउट, जैसा कि आज के सेशन की अगर हम बात करें तो सेशन हमारा बहुत ही फ्रूटफुल रहा है। और कहते ना, एक अच्छा स्टार्टअप मिले किसी चीज़ को तो वहीं से सारी चीज़ें एकदम बदलने लगती हैं। तो एक अच्छे स्टार्टअप के साथ कहते हैं कि पूरी तरीके से जब उन्होंने डिस्क्राइब कर दिया तो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं लोगों के विजन तक एकदम क्लियरली पहुंची हैं। फिर उसके बाद स्टेप बाय सारे कहते हैं ना कि अक्सर बहुमुखी प्रतिभा से धनी, तो उसी प्रकार से ये अलग अलग एंगल से सारे एंगल, कुछ भी एंगल छूटा नहीं, जिससे इंसान को मेल फीमेल अलग अलग तरीके से क्या क्या चीज़ें थी वहाँ तक ये सारा मैसेज पहुँचा। और बावजूद इसके साइकोलॉजिकल फिजिकल क्या क्या इफेक्ट्स हैं इनके, किस किस तरीके से इनको हम वर्कआउट कर सकते हैं, लाइफ स्टाइल क्या है, इन सब के बीच में एक जो मैसेज निकल के आया, तो ओवरऑल रिजल्ट वॉज 100%। बट फीडबैक पे आकर के हम वहाँ पे थोड़ा सा आकर के बार बार हैम्पर हो जाते हैं, जब हमसे एसोसिएट बाकी जितने भी मेंबर्स होते हैं जो बहुत ही एक्टिवली सुनते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन सवाल पूछने के टाइम पे वो सवाल नहीं पूछते तो बुरा लगता है। उन्हें पूछना चाहिए, उन्हें एक्टिवली, वो बीच बीच में सेशन के बीच में ही मन करे तो वो रोक करके पूछें। जैसे आज रजा ने सवाल पूछा अहमद है। ने, हाँ हाँ, अहमद ने। रजा अहमद ने जो सवाल पूछा बहुत अच्छा लगा कि हाँ भाई आप क्वेश्चन पूछेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। विदाउट क्वेश्चन योर सेशन इज, कहता ना कि जैसे अभी आकांक्षा का हर बार कहती है कुछ छूट गया कुछ छूट गया, तो आकांक्षा जी जब ये कहती है तो दैट मीन्स वो छूटता अमल में क्या है, क्वेश्चन पार्ट। वो जो जो कहना चाहती हैं, जो जो छूट जाता है हमारा आपका किसी का भी, वो क्वेश्चन के माध्यम से ही हम कहते हैं। क्यों? क्योंकि तब उसका आंसर वहीं से निकल के आएगा। तो भैया आप सब लोग अपने साथ जिन जिन को हम एसोसिएट करते हैं उन्हें बताएं कि आप बीच बीच में सेशन में क्वेश्चन पूछते रहिए ताकि हम उसका फ्रूटफुल आंसर दें। एक क्वेश्चन से सिर्फ एक आदमी का भला नहीं होता, सेशन में बैठे सबका भला होता है। क्योंकि वो शायद वो सवाल बहुतों के दिमाग में आया हो, लेकिन एक हिचकिचाहट की वजह से बहुतों ने नहीं पूछा। दैट वाज द एक्सीलेंट सेशन और सब कुछ बहुत अच्छा था। मेरी तबीयत भी पहले से ठीक है सेशन की वजह से। बहुत अच्छी बात है। ठीक है, वेरी वेरी थैंक यू सो मच सर। आपने बहुत अच्छी बात रखी कि जब तक कि हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं वो अपना
अपना क्वेश्चन नहीं करते हैं, चीजों को शेयर नहीं करते, तब तक कोई भी कितना भी अच्छा वेबिनार हो जाए या कोई भी कार्यक्रम हो जाए वो सक्सेसफुल नहीं कहा जा सकता। तो आई थिंक टाइम हमारा बहुत ही ओवर हो चुका है। फिर भी अभी भी मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर एक कोई कुछ शेयर करना चाहता है तो प्लीज शेयर करें। कोई भी नहीं तो ठीक है। अभी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी लोग कोशिश करिए कि अपना जो डिटेल्स है वो जो मैंने अभी मैसेजिंग यहाँ पे मैसेज वाले ऑप्शन में आप देखेंगे वहाँ पे नंबर दिया हुआ है 8858340855। उस व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना डिटेल्स जरूर सेंड कर दें ताकि हम लोग आपको उससे संबंधित जो सर्टिफिकेट है वो आपको प्रोवाइड कर पाए। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट इसे जरूर डिटेल्स भेज दीजिएगा शाम तक। और अगर अभी भी अगर कुछ लोग कुछ शेयर करना चाहते हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक लाइन में भी अगर बोले तो बहुत अच्छी बात होगी। कोई भी देखिए, आप लोग को मोटिवेट करना पड़ रहा है, लग रहा है हमको ही जामवन बनना पड़ेगा, जैसे अब संजय सर ने कहा था कि आपकी शक्ति का याद दिलाना पड़ेगा। बोलना चाहता है? ठीक है। हमारे साथ जितने भी स्पीकर है, अगर आप लोग अगर परमिशन दे तो हम चाहते हैं कि इस वेबिनार को, जो कि टाइम से ज्यादा आगे निकल चुका है और ये सक्सेसफुल भी रहा, और आप सभी को थैंक यू बोलूंगा, और आप लोग परमिशन दे तो इस वेबिनार का यहीं पे समापन किया जाए। यस सर, थैंक यू सो मच। आई थिंक सभी लोग सहमत हैं, और सभी लोग को मैं एक बार फिर से थैंक यू बोलूंगा। डॉक्टर अबू बसर सर, सौरभ कुमार सर, अरुण यादव सर, आकांक्षा जी, और बाकी जितने भी मेंबर्स इसमें जुड़े हैं हमारे साथ, जिन्होंने भी अभी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, क्वेश्चन किया, और जो कंटिन्यूअस लगातार बने रहे इस लॉन्ग पीरियड में, तो मैं आप सभी के लिए बहुत बहुत सभी को बहुत बहुत थैंक यू बोलूंगा। और मैं चाहूंगा कि आप हमारे साथ ऐसे ही आगे जुड़े रहें, और हमारी संस्था का एक यूट्यूब चैनल है healthsociety.org, आप उस पे जाएं और जरूर उसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि हम लोग आगे इस तरीके के इवेंट करें तो उसमें भी आप उसे देख पाएं। तो इसी के साथ मुझे लगता है कि अब इस कार्यक्रम का समापन किया करना चाहिए। संजय सर कुछ बोलना चाह रहे हैं? नहीं सर, बस ने कहा कि थैंक यू सर आज के लिए। ओके सर, वेलकम। ठीक है। मुझे लगता है कि अब इस कार्यक्रम को यहीं पे समाप्त करना चाहिए। तो आप सभी को धन्यवाद, और इसी धन्यवाद के साथ और एक आशा के साथ मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आगे जो हम वेबिनार करेंगे आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहेंगे। और आज का हमारा ये वेबिनार यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपने अगले वेबिनार में।